हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस। मेरा नाम है मोनिका पाल और आप सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की आज हम लेकर आए हैं वन शॉट वीडियो, जिसमें हम आज के इस लेक्चर में कंप्लीट अपनी यूनिट सेकंड करने वाले हैं। यानी यूनिट सेकंड का सारा सिलेबस आज के सिंगल लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो यूनिट सेकंड का नाम है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट्स। यानी कि हमारे जितने भी कॉम्बिनेशन सर्किट्स होते हैं जिनका यूज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, उनका डिजाइन और उनका एनालिसिस इस यूनिट में हम करेंगे। तो सबसे पहले जानना इंपॉर्टेंट है कि कॉम्बिनेशन सर्किट्स होते क्या है। कॉम्बिनेशन सर्किट्स हमारे ऐसे डिजिटल सर्किट्स या लॉजिक सर्किट्स होते हैं जिनका आउटपुट केवल और केवल हमारे इनपुट के प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है, प्रीवियस वैल्यू पर नहीं। यानी जो भी आपने इनपुट अपने सर्किटरी को प्रोवाइड की, उस इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग जो कॉरेस्पॉन्डेंस आउटपुट जनरेट करता हो, ऐसा सर्किट हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट कहलाता है। यानी सिंपल सी बात है, कॉम्बिनेशन सर्किट्स आर दो सर्किट्स इन विच वैल्यू ऑफ आउटपुट ओनली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट। यानी इनपुट की केवल प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करता हो, प्रीवियस वैल्यू या पास्ट वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। कॉम्बिनेशन सर्किट जो होते हैं इनमें किसी तरह के फीडबैक का यूज नहीं होता। यानी आउटपुट और इनपुट आपस में किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं होते। दैट मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप और नो कनेक्शन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, और इसमें फीडबैक का भी यूज नहीं होता। इसके अलावा जो हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट्स होते हैं इनमें मेमोरी भी नहीं होती। यानी आउटपुट की वैल्यू या किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए इसमें मेमोरी अरेंजमेंट नहीं होता। तो फीचर्स से अगर हम इसको एनालाइज करें, इन दिस आउटपुट डिपेंड्स ओनली अपॉन प्रेजेंट इनपुट। यानी यहाँ आउटपुट केवल और केवल इनपुट के प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करती है। स्पीड इसकी फास्ट होती है, डिजाइनिंग इसकी बहुत ही इजी होती है, फीडबैक नहीं होता। यानी इनपुट और आउटपुट के बीच में किसी तरह का कोई फीडबैक एलिमेंट यूज नहीं होता। टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी टाइम पर ये डिपेंड नहीं करते। एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक इनके होते हैं लॉजिक गेट्स। यानी जितने भी कॉम्बिनेशन सर्किट्स आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उन सभी का जो डिजाइनिंग होता है, उन सभी का जो फैब्रिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट ही होता है। इसके अलावा ये हमारे अरिथमेटिकल और बूलियन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। और इसमें किसी भी तरह की किसी स्टेट आउटपुट स्टेट को या बाइनरी वैल्यू को डेटा को स्टोर करने का अरेंजमेंट नहीं होता। यानी इसमें कोई भी मेमोरी अरेंजमेंट नहीं होता है। अब कॉम्बिनेशन सर्किट्स में अगर हम बात करें कि कॉम्बिनेशन सर्किट्स का हम डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं, तो कई बार एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको फंक्शन दे दिया गया, आपको कोई फंक्शन गिवन होगा क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन करना है। तो कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करते समय हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें देखना है कितने नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट आपके सर्किट में या फंक्शन में गिवन है। यानी डिफाइन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर एंड हाउ मेनी आउटपुट्स आर देयर। यानी कौन कौन से इनपुट और आउटपुट वेरिएबल आपको यूज करना है। दूसरा, ट्रुथ टेबल क्रिएशन। अब जो फंक्शन आपको दिया है या जो भी चीज क्वेश्चन में प्रॉब्लम में आपको कहा गया, कई बार फंक्शन गिवन हो, फंक्शन नहीं भी गिवन हो, कई बार आपको कंडीशन दी गई होगी कि इन कंडीशन पे आउटपुट हमारी 1 आएगी या 0 आएगी। तो उस क्वेश्चन में दी गई प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको उसका क्या करना है, ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करना है। तो दूसरा स्टेप होता है ट्रुथ टेबल क्रिएशन। तीसरा है बूलियन एक्सप्रेशन डेरिवेशन। अब हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से उसके मिन टर्म्स, उसका एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। वो हम के मैप टेक्नोलॉजी से, के मैप टेक्निक से यूज करते हैं। तो पहले हम इसका बूलियन एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर उसका सिंप्लीफाइड वर्जन निकालेंगे और लास्ट में लॉजिक डायग्राम इंप्लीमेंटेशन करेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि एकेडमी 2017-18 में पूछा गया था कि डिजाइन अ कॉम्बिनेशन सर्किट ऑफ 3 इनपुट्स व्हिच गिव्स एन हाई आउटपुट व्हेनेवर द सम ऑफ LSB एंड MSB बिट इज 1। अब यहाँ आपको कुछ भी नहीं दिया, सर्किट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है और आपको इस डिस्क्रिप्शन को समझना है। फिर आपको डिसाइड करना है कि कितने इनपुट्स इस सर्किट में होंगे और कितने आउटपुट होंगे। इन इनपुट आउटपुट का आप एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करेंगे एज पर द कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम। जो आपको प्रॉब्लम में क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप इसका ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करेंगे, फिर उससे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाल के इसका लॉजिक रियलाइजेशन करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट ऑफ 3 इनपुट। तो पहली चीज क्वेश्चन में जो चीख के हमें बताई गई है वो ये कि इनपुट कितनी होंगी, 3 इनपुट होंगे। तो आप उन इनपुट को ABC, XYZ, PQR जो आपका मन करे वो आप लेट कर सकते हैं। विच गिव्स एन हाई आउटपुट whenever the sum of LSB and MSB bit is 1। एन हाई आउटपुट का मतलब है एक आउटपुट होगा।
तो यहाँ पर आपको एक चीज तो समझ में आई कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें सर्किट बनाना है, लॉजिक सर्किट जो हमें बनाना है, कॉम्बिनेशन सर्किट जो हमें बनाना है, उसमें 3 इनपुट होंगी और एक आउटपुट होगा। अब इसमें कहा कि आउटपुट कब कब हाई होगा, एन आउटपुट गिव्स एन हाई आउटपुट। कब कब हाई आउटपुट देगा, व्हेनेवर, जब जब क्या होगा, हमारी एलएसबी यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और एमएसबी यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का जो सम है वो 1 होगा। तो हमने क्या लेट करा, 3 वेरिएबल ए बी सी हमें लेट करने हैं जो कि इनपुट वेरिएबल है, और 3 वेरिएबल ए बी सी की पॉसिबल कंडीशन हो जाएंगी 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम भर लेंगे टेबल में। आप देखेंगे कब कब हमारा एलएसबी और एमएसबी का जो सम है 1 आ रहा है। जब जब एलएसबी और एमएसबी का सम 1 आएगा तब तब आपकी आउटपुट 1 होगी और रेस्ट ऑफ द कंडीशन पे क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसके लिए हमने एक ट्रुथ टेबल प्रिपेयर की जिसमें हमने माना कि जो हमारे वेरिएबल है 3, जो हमारे 3 वेरिएबल हैं, दीज आर ए बी सी, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, एक वेरिएबल ए, दूसरा वेरिएबल बी और तीसरा वेरिएबल सी। तो यानी यहाँ ये जो आपको दिखाई गई है, दीज आर इनपुट्स, ये क्या है हमारी इनपुट्स, क्लियर। और y जो यहाँ पर दिया है, y क्या है हमारा आउटपुट, ठीक है। तो 3 इनपुट एबीसी, 3 बिट हमारी एबीसी, और आउटपुट क्या दिया है, y दिया है। अब एलएसबी और एमएसबी का सम देखेंगे कब कब बनाएगा। एलएसबी हो गई ए, एमएसबी हो गई सी, तो 0 + 0 क्या आएगा, 0। तो यानी वहां आउटपुट क्या रहेगा, 0। अब हमें देखना है कब कब 1 आएगा। यहाँ 0 + 0 0 था तो आउटपुट आई 0। अब एमएसबी हो गई 1 और एलएसबी हो गई 0, तो 0 + 1 आउटपुट कितना आएगा, 1, हाई आएगा, क्योंकि जब जब एलएसबी और एमएसबी का सम 1 आएगा तब तब आपका आउटपुट क्या आएगा, हाई। यहाँ पे एलएसबी और एमएसबी क्या है, 0 0, तो 0 + 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 + 1 तो एलएसबी और एमएसबी का सम आ गया 1, तो आउटपुट क्या हो गई, हाई। यहाँ आप देखेंगे 1 + 0, तो 1 + 0 क्या हो गया, 1, तो आउटपुट क्या होगी, हाई। फिर है 1 + 1, 1 + 1 का सम आएगा 0 और कैरी आएगी 1, तो सम हुआ 0, तो आउटपुट भी होगी 0। 1 + 0 तो सम होगा 1, तो आउटपुट भी क्या होगी, 1। 1 + 1 सम होगा 0, तो आउटपुट भी क्या होगी, 1। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी, इसके अकॉर्डिंग हमने इस सर्किट के लिए ट्रुथ टेबल प्रिपेयर कर ली। अब ट्रुथ टेबल में हम देख रहे हैं कौन कौन सी आउटपुट हमारी हाई है। अगर हम इसको y0, इसको हम y1, y2, y3, y4, y5, y6 और y7 नाम दे दें, तो आप देख रहे हैं कौन कौन सी मिन टर्म्स आपकी हाई है। अगर हम इसे एसओपी फॉर्म में लिखें तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा समेशन ऑफ m, क्या है 1, और कब है 3, और कब है 4, 1 3 4 और 6। तो हमारी आउटपुट कौन कौन सी मिन टर्म पे है, कौन कौन सी मिन टर्म है हमारी, 1 3 4 6। तो 1 3 4 6 ये हमारी मिन टर्म्स हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग हमने के मैप प्रिपेयर किया। इन के मैप में हमने इन मिन टर्म्स को फिल कर दिया। ये एसओपी के मैप है, क्योंकि हमने जो फंक्शन लिखा है वो भी हमने एसओपी में लिखा। उस एसओपी फंक्शन से हमने एक के मैप प्रिपेयर कर लिया, और के मैप के अकॉर्डिंग हमारा ये क्या आ गया, इसका फिल करके के मैप रेडी हो गया। के मैप को जब हम के मैप की क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, तो एक ग्रुप बन जाएगा ये, और दूसरा ग्रुप बन जाएगा मैप ओवरलैपिंग से, ये वाला, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा, एक तो बन गया ये वाला, इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, देखिए क्या एक्सप्रेशन आएगा, दोनों में यहाँ पर आ जाएगा a बार, ये a, और ऊपर हो जाएगा b बार c बार, ये हो जाएगा b बार c, ये हो जाएगा bc, और ये हो जाएगा bc का बार। तो ऊपर क्या आ गया कॉमन, पूरी रो में क्या कॉमन आया, a बार, कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है, c कॉमन आ रहा है। यहाँ इस वाले ग्रुप में रो में क्या कॉमन है, a कॉमन है, और कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ b बार c बार, और इस वाले कॉलम में bc बार, तो c बार। तो इसका एक्सप्रेशन आया क्या, y = हम इसको अगर लिखें, इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा y = a बार c प्लस ac का बार, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ac डैश प्लस a डैश c, तो यानी ये हो जाएगा a XOR c। तो y का जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगा, y = क्या आ जाएगा, a XOR c। हम इस एक्सप्रेशन से
इसका लॉजिक रियलाइजेशन बना देंगे, बहुत ही आसान है। एक एक्सॉर गेट लगाया, इनपुट ए दी, सी दी और हम इससे आउटपुट वाई ले सकते हैं। तो बेसिकली ये किसकी टेबल थी, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी एक्सॉर गेट के लिए, एक्सॉर गेट की तरह ये फंक्शन हमारा करेगा। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंपैरेटर, और सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, उसमें स्पेशली 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कंपैरेटर होता क्या है। बेसिकली कंपैरेटर एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसकी हेल्प से आप दो बाइनरी नंबर्स के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करते हो, यानी कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, क्या दोनों नंबर बराबर है, क्या एक नंबर बड़ा है या छोटा। मान लीजिए आप कोई एक नंबर लेते हैं ए और दूसरा नंबर लेते हैं बी, तो आप इन दोनों नंबर ए और बी का क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर आप रेफरेंस नंबर किसको मान रहे हैं, ए को रेफरेंस नंबर मान रहे हैं, तो ए के कंपैरिजन में या तो ए हमारा क्या होगा, बी से ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा, या ए बी के क्या होगा, इक्वल टू होगा, या ए बी से क्या होगा, छोटा। तो यहाँ हम देखते हैं कि कंपैरेटर एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसकी हेल्प से आप बाइनरी नंबर्स के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बिट, यानी बाइनरी नंबर में कितनी बिट का वो बाइनरी नंबर है, 2 बिट का बाइनरी नंबर है, 4 बिट का बाइनरी नंबर है, इस बेसिस पर हमारे मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, ये सिंपली जिनको कंपैरेटर भी कहते हैं, वो कई प्रकार के, कई टाइप के होते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपैरेटर हमारा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है दैट इज यूज्ड टू कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 बाइनरी नंबर्स। कंपैरेटर्स आर यूज्ड इन सेवरल डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इनका यूज किया जाता है, जैसे कि एडीसी में, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में इसका यूज किया जाता है। अब जो हमारा कंपैरेटर है वो n बिट का कंपैरेटर हो सकता है, जहां n क्या है, नंबर ऑफ बिट, जहां n क्या है, नंबर ऑफ बिट, नंबर ऑफ बिट्स किसमें, इन बाइनरी नंबर, नंबर ऑफ बिट्स इन बाइनरी नंबर। भाई बाइनरी नंबर की लेंथ तो कुछ भी हो सकती है, हो सकता है बाइनरी नंबर सिंगल बिट का बाइनरी नंबर हो सकता है बाइनरी नंबर 2 बिट का हो, 3 बिट का हो, 4 बिट का हो, 5 6 7 8 16 32, कितने भी बिट का हमारा बाइनरी नंबर हो सकता है। तो इसलिए कंपैरेटर जो होता है हमारा, उसको हम n बिट कंपैरेटर, जनरलाइज जो इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे उसको हम n बिट कंपैरेटर से दिखा सकते हैं, जहां हमारा एक नंबर a है और दूसरा नंबर b। n बिट कंपैरेटर की हेल्प से हम इन दो नंबर a और b की कंपैरिजन करते हैं। बेसिकली जो a नंबर है इसमें भी n नंबर ऑफ बिट होंगी और जो b होगा उसमें भी n नंबर ऑफ बिट होगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए a हमारा कोई एक ऐसा नंबर है जो कि 2 बिट का बाइनरी नंबर है, और b भी हमारा कोई ऐसा नंबर होगा जो कि 2 बिट का बाइनरी नंबर होगा। तो इन a और b की हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो या तो a और b क्या होंगे, इक्वल, या कंडीशन होगी a ग्रेटर देन b, या कंडीशन होगी a लेस देन b। तो इस तरीके से n बिट कंपैरेटर ब्लॉक को हमने रिप्रेजेंट करा, जहां दो बाइनरी नंबर a और b है, तो इसकी इनपुट कितनी होंगी, 2 इनपुट होंगी, जिस पर आप दो बाइनरी नंबर a और b को देते हैं, और इनके रिजल्टेंट ये सर्किट 3 आउटपुट जनरेट करता है। ये 3 आउटपुट जो है हमारी क्या है, एक तो है a ग्रेटर देन b, जिसको हम g से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा इसका आउटपुट होता है a इक्वल्स टू b, जिसे हम e से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा आउटपुट है l, जिसमें a क्या है, लेस देन b। तो बेसिकली n बिट कंपैरेटर या कोई भी हमारा कंपैरेटर एक ऐसा सर्किट होता है जिसकी नंबर ऑफ इनपुट 2 और नंबर ऑफ आउटपुट होती है 3। नंबर ऑफ इनपुट 2 जिन पे हम दोनों बाइनरी नंबर a और b को इसमें फीड कराते हैं, और आउटपुट होती है इसकी 3 जो कि है g e l। g का मतलब है ग्रेटर देन, e का मतलब है इक्वल्स टू, और l का मतलब है लेस देन। तो g आउटपुट हाई होगी कब, जब a ग्रेटर देन क्या होगा, b। e आउटपुट कब हाई होगी, जब a इक्वल्स टू होगा b, और l आउटपुट कब हाई होगी, जब a लेस देन क्या होगा, b। अब हमारे कंपैरेटर जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बिट, हमारे कंपैरेटर 3 तरह के कंपैरेटर हैं। पहला 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, जो कि हमारे सिंगल बिट के बाइनरी नंबर्स का कंपैरिजन करता है। दूसरा है 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, जो कि हमारे 2 बिट वाले दो बाइनरी नंबर a और b का कंपैरिजन कर सकता है। तीसरा है 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, जो कि 4 बिट वाले हमारे बाइनरी नंबर्स का मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करता है। अब यहाँ पर सबसे पहले सिंगल बिट को समझेंगे, क्योंकि अगर आपको सिंगल बिट समझ में आ गया तब आपको 2 बिट 3 बिट भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। 1 बिट कंपैरेटर का ब्लॉक डायग्राम यहाँ हमने बना रखा है, जिसमें 1 बिट कंपैरेटर में हम देख रहे हैं 2 इनपुट a और b है, जहाँ a हमारा सिंगल बिट का एक बाइनरी नंबर है और b भी हमारी क्या है, सिंगल बिट का एक बाइनरी नंबर है।
और इनके आउटपुट जो है 3 है, एल, ई और जी। एल क्या है, लेस देन, ई क्या है, इक्वल टू, जी क्या है, ग्रेटर देन। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर हमारी पॉसिबल कंडीशन क्या बनेंगी, अगर हम इनपुट की पॉसिबल कंडीशन निकालें तो पॉसिबल कंडीशन में हम देखते हैं या तो दोनों क्या होंगे, 0 0। जब ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा, तो उस समय अगर हम देखें यहाँ इस टेबल से समझते हैं, ये हमारी इनपुट हो गई। इनपुट क्या है, ए और बी। अब आउटपुट क्या होंगी, 3 आउटपुट होंगी, एक एल, एक ई और एक जी। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट जो हमारे यहाँ पर दिखा रखे हैं, पहला तो क्या होगा, दोनों क्या है, 0 0 या 0 1 या 1 0 या 1 1। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो इनपुट के होंगे वो होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखते हैं कि 0 0 में क्या होगा। 0 0 में दोनों इनपुट एक दूसरे के बराबर हैं, तो इस समय हमारा इक्वल्स टू वाला जो आउटपुट है वो हाई होगा और बाकी सब क्या होंगे, 0। तो यहाँ ई आउटपुट हाई होने का मतलब है कि दोनों नंबर एक दूसरे क्या है, बराबर हैं। दूसरी कंडीशन में हम देख रहे हैं ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 1, यानी ए वाली जो नंबर है वो छोटी है, छोटा नंबर है हमारा, और बी क्या है, बड़ा नंबर है। तो यहाँ ए लेस देन क्या है, बी। तो यहाँ पे एल आउटपुट हमारी हाई होगी और बाकी सब क्या होंगी, 0 0। तीसरी कंडीशन में हम देख रहे हैं ए 1 है, बी 0, यानी यहाँ ए ग्रेटर देन है बी के। तो हमारा ग्रेटर देन वाला आउटपुट यानी जी वाला हाई होगा, ये देख रहे हैं आप, हाई है, और बाकी सब क्या होंगे, 0 0। लास्ट वाली कंडीशन में दोनों ही बिट हमारी 1 है। दोनों बिट 1 होने का मतलब है दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी अब फिर से हमारा ई आउटपुट हाई होगा और एल और जी क्या रहेगा, हमारा 0, यानी लो लेवल पर ही कनेक्ट रहेगा। क्लियर। तो 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का ट्रुथ टेबल आपको समझ में आ गया। 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के इस ट्रुथ टेबल से अगर हम इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालते हैं, भाई देखो ये हमारा अगर हम निकालेंगे एल का, एक निकालेंगे ई का और एक निकालेंगे जी का, तो एल के लिए हमारा क्या कंडीशन है, 2 वाला बिट हमारा है, तो इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालेंगे। ई के लिए 0 और 2 वाला हाई है, इसमें 1 वाला, देखो 0 1, ये बेसिकली ये लिखना चाह रही हूँ, y0 y1 y2 y3, यहाँ पे भी y0 y1 y2 y3। तो इसका भी के मैप आप बना सकते हो चाहो तो। देखो इसका के मैप बना के भी दिखा देते हैं कि के मैप कैसे बनेगा। यहाँ के मैप बनाएंगे कितने, 2 वेरिएबल का, तो एक के मैप बनेगा, दूसरा भी के मैप बनेगा, आउटपुट कितनी है, 3 है, और तीसरा भी के मैप आपने बना लिया। तो इसमें क्या है, पहला के मैप एल के लिए कब है, यहाँ पे 1 है, बाकी सब कंडीशन 0। ई के लिए 0 वाला, और ये वाला, और जी के लिए क्या है, बाकी सब 0। तो इनके हम सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो ये के मैप किसके लिए हो गया बेटा, ये के मैप हो गया आपका किसके लिए, एल के लिए, आउटपुट एल के लिए, ये ई के लिए और ये जी के लिए। तो इनसे हम सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालेंगे कैसे, वही के मैप टेक्नोलॉजी से, के मैप टेक्निक से। ये क्या है, ए बार ए, ये बी बार बी, ये ऐसे लिख लो, ए बार ए बी बार बी। ठीक है, यहाँ भी ए बार ए बी बार बी। तो इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है, ए बी बार, इसका क्या हो जाएगा हमारा ए बार बी, इसका क्या हो जाएगा ए बार बी बार, और ये हो जाएगा प्लस ए बी। तो इस तरीके से हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगा तीनों के लिए। क्या, ई के लिए तो क्या आ जाएगा ए एक्सॉर बी, और एल और जी के लिए क्या आ जाएगा ए बार बी और ए बी बार। तो हमने यहाँ पर देखा एल के लिए सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ए बी बार, जी के लिए एल के लिए ए बार बी, जी के लिए ए बी बार, और हमारे ई के लिए ए एक्सॉर बी एक्सप्रेशन आया। तो इसके बिहाफ पर हमने ये लॉजिक सर्किटरी इसकी प्रिपेयर करके दिखा दी, यानी इसका ये लॉजिक रियलाइजेशन हो गया।
अब इसी की तरह से हमारा दूसरा जो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है वो है 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। और जैसे कि मैंने बताया था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे AKT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो पिछले कई बार से कंपैरेटर का क्वेश्चन पूछा गया है। 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर या 2 बिट कंपैरेटर हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कि हमारे दो बिट वाले बाइनरी नंबर्स को कंपेयर कर सकता है। यानी यहाँ जो नंबर होंगे ए और बी, दो नंबर ए और बी जो होंगे, ए भी हमारा 2 बिट का बाइनरी नंबर होगा, बी भी हमारा 2 बिट का बाइनरी नंबर होगा और इन दोनों के मैग्नीट्यूड को हम कंपेयर करेंगे। तो इसके अगर ब्लॉक डायग्राम को देखें तो इसके ब्लॉक डायग्राम में हम देखते हैं कि जो इसकी इनपुट होंगी ये हमारा ए होगा, ये क्या हो गया, दोनों बिट किसकी हो गई, ए नंबर की, और ये दोनों बिट किसकी हो गई, बी नंबर की। यानी हमारा एक नंबर ए है जिसमें दो बिट क्या है, A0 A1। इसी तरीके से दूसरा नंबर बी है जिसकी दो बिट B0 B1 है। इन दोनों नंबर के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें विद द हेल्प ऑफ 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, और इसकी आउटपुट अभी भी 3 ही रहेंगी, LEG। यानी या तो दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर होंगे तो आउटपुट E हमारा हाई होगा, या A लेस देन B होगा तो L आउटपुट हाई होगा, और A ग्रेटर देन जब B होगा तो हमारा G आउटपुट हाई होगा। तो यहाँ हमने ट्रुथ टेबल प्रिपेयर की, तो ट्रुथ टेबल में हमने देखा हमारे अब वेरिएबल कितने हो गए, इनपुट वेरिएबल 4 हो गए। तो इनपुट वेरिएबल 4 होने का मतलब है पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे हो जाएंगे 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब है 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो 16 पॉसिबल कंडीशन के लिए हमारे 4 वेरिएबल में 8 बार 0 8 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1 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 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। इस पैटर्न पे हमने इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन चारों बिट के हमने A0 A1 B0 B1 के पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लिए। अब हमें ये देखना है कि कब ये दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर है और कब एक दूसरे से बड़े हैं या इक्वल्स टू है। तो हम देख रहे हैं यहाँ ये नंबर क्या है 0 0 और ये भी क्या है 0 0, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो E बिट हमारी हाई हो जाएगी और बाकी L और G हमारा क्या रहेगा, लो लेवल पर है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं A क्या है 0 0, B क्या है 0 1। तो आप देख रहे हैं B का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है A के कंपैरिजन में, या इसका उल्टा, यानी A लेस देन क्या है B के। A लेस देन B होने का मतलब है आउटपुट पर L बिट आपकी हाई रहेगी और बाकी सब E और G क्या रहेंगी, लो लेवल पर रहेंगी। तीसरी कंडीशन है A 0 0 और B क्या है 1 0। तो अभी भी A लेस देन हमारा B है, तो हमारी फिर से L बिट हाई होगी। फिर से 0 0 1 1, अभी भी हमारा A नंबर क्या है, B से छोटा है, लेस देन है, तो L बिट हाई रहेगी, बाकी सब आउटपुट बिट हमारी 0 पर रहेंगी। नेक्स्ट कंडीशन है 0 1 0 0, तो यहाँ A ग्रेटर देन हो गया B के, तो आउटपुट पर जो हमारी G बिट है वो हाई लेवल पर होगी, बाकी सब 0 पर। यहाँ 0 1 0 1 दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हमारा इक्वल्स टू यानी E आउटपुट हाई होगा और बाकी सब लो होगा। 0 1 1 0 का मतलब है हमारा B ग्रेटर देन है, L क्या है लेस देन B, तो लेस देन B यानी L वाली आउटपुट हाई और बाकी सब लो। फिर 0 1 1 1, यहाँ फिर से A लेस देन क्या हो गया B के, तो हमारा L आउटपुट हाई बाकी सब लो पे। 1 0 0 0 यानी A अब ग्रेटर देन हो गया B के, तो A ग्रेटर देन B होने का मतलब है कि आउटपुट G हमारी हाई पे होगी। फिर से हम देखते हैं इस तरीके से सारी कंडीशन में हम देखते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट बिट्स के लिए हमारा कभी आउटपुट L हाई होता है, कभी आउटपुट E हाई होता है, कभी आउटपुट G हाई होता है, जो कि हमें ये बताता है कि दोनों नंबर्स जो है मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर है या एक दूसरे से हम देखते हैं लेस देन और ग्रेटर देन है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल के बेस पर इनका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालेंगे। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालने से हम क्या करेंगे, इसका सर्किट रियलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का ये सर्किट जो है ड्रॉ करके दिखा दिया। तरीका यही है, मैं हमेशा बताती हूँ जब भी आपको कोई कॉम्बिनेशन सर्किट दे रखा हो तो आप उसका क्या बनाएंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसका ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करना, जो कि आपने ऐसे कर लिया। आप ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करने के बाद आप उसका के मैप बना लेंगे और के मैप से उसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। यानी अब यहाँ पर 4 वेरिएबल है तो आपको 4 वेरिएबल के मैप बनाने पड़ेंगे। एक आउटपुट L के लिए,
एक आउटपुट ई के लिए और एक आउटपुट जी के लिए। तो 3 के मैप बनाएंगे 4 वेरिएबल वाले और उससे फिर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालेंगे, या आप चाहें तो डायरेक्टली सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन अपना याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी है तो डायरेक्टली जो इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है वो आपको याद रहे और आप उसका लॉजिक सर्किट उससे बना लें, या फिर आप हर बार के मैप से सॉल्व करके उसको बनाएं। तो भाई बार बार के मैप से बनाने से अच्छा है कि आप इसका सर्किट डायग्राम और उसका लॉजिक एक्सप्रेशन जो है वो याद कर लें। नेक्स्ट है हमारा 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। जैसे 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है, ठीक उसी तरीके से 4 बिट के 2 बाइनरी नंबर ए और बी को कंपेयर करने के लिए जो हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट हम यूज करते हैं उसको हम 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर कहते हैं। यानी कि 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट व्हिच इज यूज्ड टू कंपेयर 4 बिट बाइनरी नंबर्स। यानी 4 बिट वाले बाइनरी नंबर को कंपेयर करने के लिए हम जो कॉम्बिनेशन सर्किट यूज करते हैं वो हमारा 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर कहलाता है। 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में दो जो हमारे नंबर होंगे उनमें 4 बिट होंगी, तो नंबर ए की 4 बिट A0, A1, A2, A3 होगी। इसी तरीके से नंबर बी की जो 4 बिट है हमारी वो B0, B1, B2, B3 होगी और आउटपुट इनकी फिर से 3 ही रहेंगी, L, E और G। ठीक है, अब इसका भी हम सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालेंगे और उस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन से हम इसका क्या करेंगे, लॉजिक रियलाइजेशन यानी इसका सर्किट बनाएंगे। 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जितने भी हमारे कंपैरेटर है सभी आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की फॉर्म में भी अवेलेबल है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि एक छोटी सी सेमीकंडक्टर की चिप पर सारे के सारे जो हमारे छोटे छोटे कंपोनेंट है, लॉजिक गेट है, इन सभी का रियलाइजेशन किया जा सकता है। तो कंपैरेटर आईसी मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें मोस्ट पॉपुलर हमारी जो कंपैरेटर आईसी है वो है IC 7485 जो कि हमारी 4 बिट का मैग्नीट्यूड कंपैरेटर आईसी है। क्लियर? तो इसका पिन डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर दे रखा है कि कौन कौन सी पिनों का यूज हम इसमें करते हैं। अब इसमें हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सर्किट है वो है मल्टीप्लेक्सर। बेसिकली मल्टीप्लेक्सर को हम मक्स के नाम से भी जानते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर को शॉर्ट में क्या कहते हैं, मक्स भी कहते हैं। बड़ा फैंसी सा नाम इसका रख दिया, मक्स। ठीक है, मक्स यानी मल्टीप्लेक्सर का मतलब है मैनी टू वन, यानी एक ऐसा सर्किट जिसके इनपुट पर बहुत सारे इनपुट सिग्नल अवेलेबल होते हैं। मैनी इनपुट सिग्नल्स आर देयर बट देर इज ओनली वन आउटपुट। तो मल्टीप्लेक्सर में मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट इन विच देयर आर मैनी नंबर ऑफ इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट इज देयर। यहाँ पर बहुत सारे हमारे इनपुट सिग्नल्स होंगे, बहुत सारी इनपुट लाइन होंगी बट आउटपुट केवल एक होगा। बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन सर्किट है ये डेटा सिलेक्टर सर्किट है, यानी इसके इनपुट पे बहुत सारे सिग्नल अवेलेबल है, बहुत सारे इस पे इनपुट सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन ये किसी एक इनपुट सिग्नल को सेलेक्ट कर सकता है। इनको सेलेक्ट करने के लिए इसमें होती है सेलेक्ट लाइन। तो सेलेक्ट लाइन के बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इसमें जो सेलेक्ट लाइन है नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन अलग अलग होता है, यानी कितने नंबर ऑफ इनपुट का मल्टीप्लेक्सर आप बना रहे हैं उस हिसाब से इसमें नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन होती हैं। और उन सेलेक्ट लाइन के पॉसिबल कॉम्बिनेशन पर हम देखते हैं कि ये डिफरेंट इनपुट्स को सेलेक्ट करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है, मैं बताती हूँ हमेशा स्टूडेंट्स को कि जैसे आप मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में जाते हो तो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में यही तो होता है। कई बार हम एक मूवी देखने जा रहे हैं, मान लीजिए हमें कोई बहुत अच्छी सी मूवी देखनी है, जैसे कुछ साउथ की मूवीज चली थी जिन्होंने बड़ा धमाल मचाया था, जिसमें बाहुबली बहुत ही पॉपुलर मूवी रही। तो आप देखते हो उस टाइम जब बाहुबली रिलीज हुई थी तो उस समय पूरे एक मूवी थिएटर में सारी स्क्रीन पे वही मूवी चल रही थी, क्योंकि पब्लिक इतनी पागल थी इसको देखने के लिए। सभी लोग बहुत ज्यादा, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने बाहुबली एक नहीं कई बार भी देखी है। तो जब लोग जा रहे थे तो क्या है, उनके पास बहुत सारी इनपुट्स अवेलेबल थी, स्क्रीन बहुत सारी है, ऑडी 1 में जाए, ऑडी 2 में जाए, ऑडी 3 में जाए। नॉर्मली आप देखते हैं मल्टीप्लेक्स जो होते हैं उनमें 2-3 ऑडिटोरियम आपको मिलते ही मिलते हैं। तो ऑडी 1 में जाए, ऑडी 2 में जाए, ऑडी 3 में जाए तो आपके पास 3 इनपुट है, लेकिन आप आउटपुट तो किसी एक से लेंगे ना, मूवी तो एक टाइम में एक में ही बैठ के देख पाएंगे। तो सेलेक्ट लाइन यानी कि आपके टिकट काउंटर पे बैठा हुआ जो एक भैया होता है वो कहता है भैया लाओ पैसे लाओ टिकट के, जब मूवी देख लेना, और फिर वो आपको भेजता है भैया आपको ऑडी 1 में जाना है, ऑडी 2 में जाना है या ऑडी 3 में जाना है, यानी वो सेलेक्ट करके आपको बताता है। तो यहाँ भी हमारा मल्टीप्लेक्स सर्किट में बहुत सारे इनपुट लाइंस अवेलेबल है और सेलेक्ट लाइन के कॉम्बिनेशन से ये डिसाइड करता है कि कौन से इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट हमें जनरेट करना है। तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर इज अ डेटा सिलेक्टर सर्किट एंड एज इट सेलेक्ट्स वन फ्रॉम सेवरल, बहुत सारे जो इनपुट्स अवेलेबल है, सेवरल मतलब मेनी इनपुट्स, मेनी, सेवरल मतलब बहुत सारे, तो जो सेवरल इनपुट अवेलेबल है उनमें से कौन से इनपुट को सिलेक्ट करना है ये हमारा मक्स डिसाइड करता है, इसलिए इसको डेटा सिलेक्टर सर्किट भी हम कहते हैं। अब मल्टीप्लेक्सर में हमारे क्या होते हैं, n नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, इसके कुछ क्या होंगे, n नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे और इसमें m नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन होती है। तो इसमें क्या होती है, हमारी m सेलेक्ट लाइन होती है।
इसमें नंबर ऑफ इनपुट और सेलेक्ट लाइंस में क्या होता है, एक रिलेशन होता है जो है n इज इक्वल टू 2 की पावर m। n इज इक्वल टू 2 की पावर m में मैंने अभी बताया जहां n क्या है हमारा नंबर ऑफ इनपुट है, क्या है नंबर ऑफ इनपुट, और m क्या है नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन। तो यहाँ एक जनरलाइज्ड ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, ये मल्टीप्लेक्सर का एक जनरल ब्लॉक डायग्राम है जो दिखा रहा है कि इसमें n नंबर ऑफ इनपुट i0 i1 i2 i3 in-1 तक हो सकती है। in-1 क्यों, क्योंकि भैया हमने 0 भी तो ले लिया। तो अगर हम 8 इनपुट है तो क्या होंगे 0 से 7 तक होंगी, 4 इनपुट होंगे तो कहाँ होंगी 0 से 3 तक होंगी, 2 इनपुट होंगे तो क्या होंगे 0 से 1 तक होंगी। इसलिए n नंबर ऑफ इनपुट के लिए हमारी जो इनपुट लाइन है वो i0 से in-1 तक होंगी। कई जगह से d0 d1 d2 d3 से भी दिखाया गया होता है। और जो इसकी सेलेक्ट लाइन होती है उसे हम S0 S1 S2 Sm-1 तक रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन है हमारी m और आउटपुट इसमें एक ही होगा y। अब नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन और हमारे इनपुट में एक रिलेशन होता है जो कि है n इज इक्वल टू 2 की पावर m। यानी कि अगर किसी मल्टीप्लेक्सर में आपको नंबर ऑफ इनपुट्स पता है, आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ इनपुट का मल्टीप्लेक्सर है, तो आप उसकी सेलेक्ट लाइंस नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ हमने ये तो जाना मल्टीप्लेक्सर क्या है, मल्टीप्लेक्सर में कितने नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन में क्या रिलेशन होता है। अब जो हमारे मल्टीप्लेक्सर हैं नंबर ऑफ इनपुट के बेसिस पर इनको कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो ये जो हमारे मल्टीप्लेक्सर हैं ये 2:1, 4:1, 8:1 और हमारा क्या हो सकता है 16:1, क्योंकि हमेशा मल्टीप्लेक्सिंग जो होती है वो 2 की पावर m में ही होगी, यानी 2 की पावर में ही होगी। 2:1 2 की पावर 2 यानी 4:1, 2 की पावर 3 यानी 8:1, 2 की पावर 4 यानी 16:1, ऐसे हमारा 2 की पावर की फॉर्म में मल्टीप्लेक्सर होता है। तो मल्टीप्लेक्सर को जो यूजुअली लिखा जाता है वो लिखा जाता है 2 की पावर n/1 में। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं 2 की पावर n/1। तो 2 की पावर 1 अगर हो गया n इज 1 हुआ तो क्या हो गया 2:1 का मक्स हो गया। अगर हमारा n इज 2 हो गया तो 2 की पावर 2 यानी 4 हो गया, तो 4:1 मक्स हो गया। अगर n इज 3 है तो 2 की पावर 3 यानी 8:1 हो गया। तो हमेशा 2 की पावर में ही ये लिखा जाता है। तो मक्स हमारा 2:1, 4:1, 8:1 और 16:1 का मक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो 2:1 का जो मक्स है नाम से पता चल रहा है ऐसा मल्टीप्लेक्सर जिसकी 2 इनपुट होंगी। तो इसकी 2 इनपुट हमारी क्या है i0 i1 और इसकी एक ही आउटपुट होगी। किसी भी मल्टीप्लेक्सर में किसी भी मक्स में एक ही आउटपुट होगी। अब हमें पता है यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ इनपुट यानी n कितना है 2 है। नंबर ऑफ इनपुट 2 है तो सेलेक्ट लाइन कितनी हो जाएंगी हमारे 1। कैसे, ऐसे निकाला नंबर ऑफ इनपुट इज इक्वल टू क्या होता है 2 की पावर n। तो n कितना है 2 और ये क्या है 2 की पावर n। 2 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1। जब हम पावर्स को कंपेयर करेंगे तो वी कैन सी m इज इक्वल टू क्या है 1। तो हमारे इस 2:1 मक्स में सेलेक्ट लाइन कितनी होती है एक ही होती है। अब इस सेलेक्ट लाइन और नंबर ऑफ इनपुट के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे। तो सेलेक्ट लाइन क्या होंगी हमारी, या तो 0 होगा तो 1, एक ही सेलेक्ट लाइन है तो इसकी कंडीशन या तो 0 होगी या 1। 0 है तो कौन सा इनपुट हमें आउटपुट पे मिलेगा i0, और अगर 1 है तो कौन सा इनपुट आउटपुट पे मिलेगा i1। अब इस ट्रूथ टेबल के बेसिस पर हम देखते हैं कि हमारा जो सर्किट रियलाइजेशन है वो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सर्किट रियलाइजेशन हमारा क्या हो गया, कैसे बनाया 0 है, s का वैल्यू 1 है तो डायरेक्ट सीधी लाइन, s का वैल्यू 0 चाहिए तो क्या लगा देंगे एक नॉट गेट लगा देंगे। तो पहले केस में सेलेक्ट लाइन क्या है 0, ये 0 यहाँ से ले लिया और दूसरी इनपुट इसको क्या चाहिए i0, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा i0। i1 के लिए s0 क्या होना चाहिए 1, तो 1 से कनेक्ट करा और दूसरी इनपुट इसको i1 दी। अब हमें ये क्या करेगा सेलेक्ट करेगा, यानी आउटपुट पे एक ही वैल्यू हमें मिलेगी, दोनों नहीं मिलेगी। तो i0 i1 की क्या करेगा ऑरिंग कर देगा और आउटपुट पे वही वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देगा। इसी तरीके से दूसरा जो मक्स है वो है 4:1 मक्स। 4:1 मल्टीप्लेक्सर ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसमें हमारी 4 इनपुट और एक आउटपुट होती है। अब यहाँ नंबर ऑफ इनपुट n इज इक्वल टू क्या हो गया 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2,
2 की पावर 2 का मतलब है कि यहाँ नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन कितनी हो जाएंगी 2। तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम है आप देख सकते हैं कि हमारी 4 इनपुट क्या हो जाएंगी I0, I1, I2, I3 और सेलेक्ट लाइन कितनी हो जाएगी 2 जो कि है S0, S1। अब S0, S1 के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 4, 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1। तो इन डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्ट लाइन पर हमारा जो मल्टीप्लेक्सर सर्किट है आउटपुट पे डिफरेंट इनपुट वैल्यू को रिप्रेजेंट या रिफ्लेक्ट करेगा। तो 0, 0 पर क्या मिलेगा I0 इनपुट आउटपुट पे मिलेगा, 0, 1 पे I1 मिलेगा, 1, 0 पे I2, 1, 1 पे I3। तो इस तरीके से सेलेक्ट लाइन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन पर हमारे इस सर्किट के आउटपुट पर डिफरेंट इनपुट वैल्यू I0 से लेकर I3 तक हमें मिलती जाती हैं और इन सेलेक्ट लाइंस के कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं इसका सर्किट भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कब कब 0 था कब कब 1 था, उस हिसाब से हमने 4:1 का सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया और यहाँ ब्लॉक डायग्राम भी दिखाया गया कैसे हम 4:1 मक्स को ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी के तरीके से हमारा एक और मल्टीप्लेक्सर जो है वो है 8:1 मल्टीप्लेक्सर। 8:1 मल्टीप्लेक्सर जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है 8:1 मल्टीप्लेक्सर ऐसा मल्टीप्लेक्सर है जिसमें 8 नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं। इसमें 8 नंबर ऑफ इनपुट्स I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 तक होंगे, यानी कि I0 से लेकर I7 तक की इसमें इनपुट लाइन होंगी। अब इसमें अगर हम सेलेक्ट लाइन निकालें तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 होने का मतलब है कि इसमें जो सेलेक्ट लाइंस हो जाएंगी वो हो जाएंगी 3। तो इस मल्टीप्लेक्सर सर्किट में 3 सेलेक्ट लाइंस का यूज किया जाता है जिनको हम कहते हैं S0, S1, S2। तो इसके ब्लॉक डायग्राम में आगे देखेंगे कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 8:1 का जो मल्टीप्लेक्सर का हमारा ब्लॉक डायग्राम यहाँ दिखा रखा है। तो 8 इनपुट क्या हो गई I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 और 3 सेलेक्ट लाइन हो गई S0, S1, S2। क्लियर। अब ये 3 जो हमारी सेलेक्ट लाइन है इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे क्या होंगे वो यहाँ दिखा रखे हैं। 3 सेलेक्ट लाइन के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 2 की पावर 3 यानी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। तो 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1। अब जब ये कॉम्बिनेशन है I0 ये है तो I1 ये तो I2, I3, I4, I5, I6, I7। तो हमने देखा डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्ट लाइन पर हमारा I0 से लेकर I7 तक की जो इनपुट वैल्यू है वो आउटपुट पे हमें ऑब्टेन हो जाती है। तो 8:1 मक्स जो है उसको हम टेबल फॉर्म में ब्लॉक डायग्राम फॉर्म में और साथ ही साथ इसका लॉजिक सर्किट कैसा आएगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आगे जब 16:1 का बात करेंगे तो दोनों का एक साथ दिखा रखा है 16:1 और 8:1 का। अब 16:1 भी बिल्कुल ठीक वैसे ही बनेगा। 16:1 मल्टीप्लेक्सर हमारा ऐसा मल्टीप्लेक्सर सर्किट हो जाएगा जिसमें नंबर ऑफ इनपुट कितनी हो जाएंगे 16 बट आउटपुट अभी भी कितना रहेगा एक ही रहेगा। अब हमें नंबर ऑफ इनपुट पता चल गया कितना 16 है। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो इसमें सेलेक्ट लाइन कितनी हो जाएंगी 4 जिनको हम नाम देंगे S0, S1, S2 और S3। पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी क्या हो जाएंगे 16। तो हमारा 16:1 मक्स का जो ब्लॉक डायग्राम है और साथ ही साथ इसका जो ट्रुथ टेबल है वो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ 16:1 का डायरेक्टली ब्लॉक डायग्राम भी आप बना सकते हैं। कैसे, जिसमें आप 16 सेलेक्ट लाइन दिखाएंगे, बहुत बड़ा ब्लॉक डायग्राम हो जाएगा यहाँ। तो 16:1 मक्स का मतलब है कि आपकी एक आउटपुट होगी y और I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, I13, I14, I15, I16। तो यहाँ I0 से लेकर I15 तक की इनपुट होंगी और सेलेक्ट लाइन कितनी हो जाएंगी 1, 2, 3, 4 सेलेक्ट लाइन हो जाएंगी S0, S1, S2 और S3। तो यहाँ 16:1 मक्स के लिए हम क्या करते हैं 4 सेलेक्ट लाइन S0, S1, S2, S3 और 16 इनपुट I0 से I15 तक और एक आउटपुट इसमें लेते हैं। जो हमारी 4 ये सेलेक्ट लाइन है S0, S1, S2, S3 इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि मैंने बताया अगर 4 वेरिएबल या 4 इनपुट आपके पास है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होने का मतलब है 8 बार 0, 8 बार 1। अगले के लिए 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1। नेक्स्ट के लिए 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, डबल बार 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1। तो हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो भर लिए। अब पहले हम I0 फिर I1 फिर I2 फिर I3 इस तरीके से I15 तक की इनपुट्स को आउटपुट पर हम ऑब्टेन कर सकते हैं।
तो ये जो हमारा सर्किट है 16:1, इसे हम 8:1 मक्स की हेल्प से बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है। I0 से लेकर I7 तक के इनपुट के लिए हमने 8:1 का एक मक्स यूज करा है, और I8 से I15 तक के लिए हमने एक और मक्स यूज करा है। दोनों से जो हमें आउटपुट मिलेगी उसे हम 2:1 मक्स की हेल्प से एक सिंगल आउटपुट इससे हम ले लेंगे। तो इस तरीके से 8:1 और 16:1 दोनों ही मल्टीप्लेक्सर का जो सर्किट डायग्राम है यहाँ आपको दिखा रखा है। तो आप देख सकते हैं 16:1 मक्स में आपके 16 एंड गेट लगे हैं, और साथ ही साथ एक और गेट भी लगा है। इसके अलावा इन्वर्जन लेने के लिए हमने कुछ नॉट गेट भी यूज करे हैं। 8:1 मक्स के लिए हमने 8 एंड गेट का यूज करा है, एक और गेट यूज करा है, और हमने कुछ नॉट गेट भी यहाँ पर यूज किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट में आता है वो होता है एनकोडर। बेसिकली एनकोडर हमारा एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसकी हेल्प से हम किसी इंफॉर्मेशन या डेटा को एक कोडेड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो हम अपने कंप्यूटर को, प्रोसेसर्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि बाइनरी या डेसिमल फॉर्म में होती है। इसको एक सूटेबल कोड में कन्वर्ट करने का काम जो हमारा सर्किट करता है वो हमारा एनकोडर कहलाता है। तो बेसिकली एनकोडर हमारा एक सर्किट है जो कि 2 की पावर n इनपुट लाइन को हमारे n आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट कर देता है। अब एनकोडर जो है इसमें मैक्सिमम इनपुट कितने हो गए 2 की पावर n, और मैक्सिमम आउटपुट कितनी हो जाएंगी n। तो यहाँ पर पहला जो एनकोडर है वो है 8:3 एनकोडर, जिसको ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर भी कहते हैं। 8:3 मतलब कि ऐसा एनकोडर जो कि ऑक्टल नंबर को, ऑक्टल डिजिट को हमारे किस में चेंज कर सकता है, ऑक्टल डिजिट्स को बाइनरी में चेंज कर सकता है। तो यहाँ इसकी जो इनपुट है वो हो जाएंगी 8। आपको 8:3 से पता चल रहा है, यानी 8 इनपुट होंगी और 3 कितनी होंगी आउटपुट होंगी। इसकी जो 8 इनपुट्स हैं उनको Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7 तक हमने रिप्रेजेंट करा है, और 3 जो इसके आउटपुट हैं वो हमारे कोई बाइनरी नंबर होंगे, बाइनरी बिट्स होंगी, जिनको हमने A0, A1, A2 से रिप्रेजेंट किया है। अब आपको पता है ऑक्टल के हमारे नंबर जो होते हैं वो होते हैं 0 से 7 तक। तो ऑक्टल के 0 से लेकर 7 तक के डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये 8 इनपुट लाइन का यूज किया है। अब इन ऑक्टल का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो क्या, जब हमारी 8 की 8 लाइन में से एक Y0 वाली आउटपुट हाई है, Y0 वाली इनपुट हाई है, यानी ये हाई है, ये हाई होने का मतलब है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ऑक्टल की 0 बिट को। अगर ये हाई है तो ये ऑक्टल की 1 बिट को, ये हाई है तो ऑक्टल के 2 डिजिट को, ये हाई है तो ऑक्टल की 3 डिजिट को, ये हाई है तो ऑक्टल की 4 डिजिट को, ये हाई है तो ऑक्टल की 5 डिजिट को, ये हाई है तो ऑक्टल की 6 डिजिट को, और ये हाई है तो ऑक्टल की 7 डिजिट को। इस तरीके से अलग अलग जो इनपुट लाइन है वो हमारे अलग अलग ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहली कंडीशन में आप देख रहे हो कौन सा हाई है, Y0, यानी ऑक्टल डिजिट क्या हो गई 0। ऑक्टल डिजिट का जो 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 000 ही होगा। नेक्स्ट पॉसिबल कंडीशन में हम देख रहे हैं हमारी Y1 इनपुट हाई है। Y1 इनपुट हाई होने का मतलब है ऑक्टल डिजिट क्या है, 1 है। ऑक्टल डिजिट 1 का बाइनरी हो जाएगा 001। ये हमने कैसे करा, 4 to 1 कोड लगाकर। जब हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन के क्वेश्चन किए थे, नंबर सिस्टम कन्वर्जन में जब हम बेस कन्वर्जन कर रहे थे तो हमने बताया था बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी करने के लिए 4 to 1 कोड लगाते हैं। तो यहाँ भी वही लगा रहे हैं, 1 को 4 to 1 कोड से चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 001। अगला इनपुट कौन सा हाई है, Y2, यानी ऑक्टल की 2 डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑक्टल का 2 बाइनरी के 010 के बराबर होता है। इसी तरीके से ये ऑक्टल का 3, ऑक्टल के 3 को हम 011 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्टल का 4 100 से, ऑक्टल का 5 101, ऑक्टल का 6 110, ऑक्टल का 7 111। तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट जो इनपुट कंडीशन है उसको ये अलग अलग आउटपुट में चेंज कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ऐसा सर्किट हो गया। यहाँ पर आपको दिखा दिया ये सर्किट रियलाइजेशन इसका बनाया, जिसमें हमने 3 और गेट का यूज करा है। तो बेसिकली इन 8 इनपुट को ये 3 बिट के बाइनरी कोड में चेंज कर सकता है। इसी तरीके से एक और जो एनकोडर है वो है हमारा डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर। बीसीडी कोड के बारे में हमने बात की थी। बेसिकली बीसीडी यानी बाइनरी कोड, डेसिमल हमारे ऐसे कोड होते हैं जो कि डेसिमल नंबर का क्या होते हैं, बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। यानी अगर किसी डेसिमल डिजिट को, डेसिमल डिजिट कितनी होंगी 0 से 9 तक, तो 0 से 9 तक के डेसिमल डिजिट को हम 4 बिट के बाइनरी कोड में चेंज कर सकते हैं। यही हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी कि बीसीडी कहलाता है। तो हमारी जो इनपुट इस सर्किट में हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी 10।
10 इनपुट होने का मतलब है डेसिमल के 0 से 9 तक के डिजिट को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी जो 10 इनपुट है वो हो जाएंगी y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8 और y9। यानी कि डेसिमल के 0 से 9 तक के डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ 10 इनपुट y0 to y9 का यूज किया है। अगर हमारा y0 हाई है तो यानी कि डेसिमल की कौन सी डिजिट मिल रही है, 0। y1 हाई है तो डेसिमल की 1 डिजिट, y2 हाई है तो डेसिमल की 2 डिजिट, अगर y3 तो डेसिमल की 3 एंड सो ऑन। यही हमारा सीक्वेंस चलता रहेगा, जैसे कि ऑक्टल में पढ़ा। अब इसमें चूंकि ये बीसीडी एनकोडर है तो बीसीडी का मतलब है डेसिमल की 1 डिजिट के बदले हम बीसीडी की बाइनरी की 4 बिट लिखते हैं। यानी बीसीडी का मतलब यही है कि जब हम डेसिमल की सिंगल डिजिट को 4 बिट के बाइनरी कोड में चेंज करते हैं तो बीसीडी कहलाता है। तो यहाँ सिंगल डिजिट ही तो है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको 4 बिट के बाइनरी कोड यानी कि A0 A1 A2 A3 में चेंज कर देगा। तो यहाँ हमने इनपुट के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लिए। तो अगर 0 0 1 है यानी y0 हाई है, y0 हाई होने का मतलब है कि हम इस सर्किट को इनपुट पर क्या दे रहे हैं, 0 डिजिट ऑफ डेसिमल दे रहे हैं। y1 हाई होने का मतलब है आप इसको 1 डिजिट डेसिमल का 1 आप इसको फीड कर रहे हैं। y2 हाई होने का मतलब है डेसिमल का 2 डिजिट आप इसको दे रहे हैं। 3 होने का मतलब है डेसिमल का 3 आप इसे दे रहे हैं। 4 होने का मतलब है डेसिमल का 4, डेसिमल का 5, डेसिमल का 6, डेसिमल का 7, डेसिमल का 8, डेसिमल का 9। तो हम देखते हैं वैसे हमने जो बीसीडी पढ़ा है कि कैसे आप डेसिमल को बीसीडी में चेंज कर सकते हैं। तो 8421 कोड होता है, तो 8421 कोड की हेल्प से आप किसी सिंगल डिजिट के डेसिमल को 4 बिट के बाइनरी यानी बीसीडी में चेंज कर सकते हैं। तो इसका बीसीडी हमने लिख दिया। तो 0 का बीसीडी होता है 0 0, 1 का बीसीडी होता है 0 0 1, 2 का बीसीडी होता है 0 0 1 0, 3 का बीसीडी होता है 0 0 1 1, 4 का बीसीडी होता है 0 1 0 0, 5 का 0 1 0 1, 6 का 0 1 1 0, 7 का 0 1 1 1, 8 का 1 0 0 0, 9 का 8 0 0 1 1 0 0 1 और 10 का हमारा क्या 10 होता ही नहीं, 9 है इसमें लास्ट, तो हमारा 1 0 0 1 तक ये जाएगा। इसका सर्किट रियलाइजेशन हमारा ये हो जाएगा। क्लियर? आप सर्किट रियलाइजेशन के लिए या तो आप डायरेक्टली मैंने बताया सर्किट याद रखें या फिर हर बार के मैप बनाएं। आप के मैप बनाने के लिए यहाँ पर 4 आउटपुट है तो आपको 4 के मैप बनाने पड़ेंगे, या फिर आप सीधे सीधे ये सर्किट डायग्राम याद रख सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट है प्रायोरिटी एनकोडर। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली प्रायोरिटी एनकोडर क्या है? प्रायोरिटी एनकोडर अभी तक हमने जितने भी एनकोडर देखे उन एनकोडर में हमने एक चीज देखी कि हमारे सिंगल बिट या सिंगल डिजिट को ही किसी कोड में चेंज कर रहा है। जैसे ऑक्टल की बात करी तो हमने देखा था ऑक्टल में y0 से लेकर y7 तक इनपुट थी। इसी तरीके से जब डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर की बात की तो y0 से y9 तक के इनपुट थे, यानी कि हमारा 10 ही इनपुट थे। एक टाइम पर हम देख रहे थे कि हमारा केवल एक ही इनपुट हाई होता है, यानी y0 से y7 तक जब हम ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर की बात कर रहे थे तो ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर में एक टाइम में केवल कोई एक ही इनपुट हाई होती थी। सिमिलरली जब डेसिमल टू बीसीडी की बात कर रहे थे जब भी एक टाइम में कोई एक ही इनपुट हाई हो रही थी। क्लियर? लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमारा एक टाइम पे एक से ज्यादा इनपुट हाई हो जाए तब हमारा एनकोडर सर्किट क्या करेगा? उस समय पर हमारा नॉर्मल एनकोडर काम नहीं कर पाता। उस समय हम यूज करते हैं किसका? प्रायोरिटी एनकोडर पर। बेसिकली प्रायोरिटी एनकोडर हमारा एक टाइम पर एक से ज्यादा इनपुट जब हाई होते हैं उनको हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखता है, यानी ये अपने इनपुट पर मिलने वाले सिग्नल्स की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनको डील करता है। तो इसलिए प्रायोरिटी एनकोडर हमारा कहलाता है। तो इसमें हम 4 बिट का एक प्रायोरिटी एनकोडर बताएंगे जिसमें 4 इनपुट y0 y1 y2 y3 है और इसकी 2 इनपुट जो है वो हमारी क्या है? a1 a0, यानी ये हमारी 4 बिट, हम एक ऐसा प्रायोरिटी एनकोडर बना रहे हैं जो कि 4 बिट की हमारी इंफॉर्मेशन को, जिसमें 4 इनपुट है, उनको 2 बिट के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर रहा है, यानी उनके बाइनरी इक्विवेलेंट में चेंज कर सकता है। Here the input y3 has the highest priority। अब मान रहे हैं कि जो हमारी y3 है उसकी प्रायोरिटी उस इनपुट की क्या है? हाईएस्ट, और y0 की प्रायोरिटी क्या है? हमारी लोएस्ट है। तो अब देखिए इसके ट्रुथ टेबल समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी 4 इनपुट है उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे? या तो हमारी y0 y1 y2 y3 तीनों की तीनों 0 है, तीनों में से चारों में से सॉरी
चारों में से कोई भी हाई नहीं है। जब चारों में से कोई भी हाई नहीं है तो आउटपुट पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ V क्या है, वैलिड कंडीशन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, वैलिड कंडीशन को। तो V क्या हो गया, 0, यानी ये वैलिड कंडीशन नहीं है। वैलिड कंडीशन क्यों नहीं है भाई, सारी की सारी डीएक्टिवेटेड है, कोई भी इनपुट मिल ही नहीं रही। नेक्स्ट कंडीशन आएगी, हम देख रहे हैं इस समय हमारा y0 1 है और बाकी सब क्या है, 0, यानी इस समय इनपुट y0 आपकी हाई है और बाकी सब क्या है, लो है। तो y0 हाई होने का मतलब है इसका बाइनरी हमारा हो जाएगा 0 0, क्योंकि y0 हमारा क्या दिखा रहा है, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 का मतलब है इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 0 0। नेक्स्ट कंडीशन पे हमारा हम मान रहे हैं y1 हाई है। जब y1 हाई हो और उस समय y2 y3 क्या है, 0 है, क्योंकि y2 y3 की प्रायोरिटी इससे ज्यादा है। तो y2 y3 उस समय 0 है। और अब y0 भले ही कुछ भी हो, अब अगर y1 एक्टिवेट हो गया तो y1 की जो हमारी इनपुट है उसकी प्रायोरिटी क्या है, y0 से ज्यादा है। तो इस समय y0 को हम डोंट केयर मानेंगे। डोंट केयर यानी कि अब y0 का वैल्यू कुछ भी हो, 0 भी हो 1 भी हो, हमें नहीं देखना। अब तो हमें क्या देखना है, y1 एक्टिव है तो आउटपुट पे इसका बाइनरी इक्विवेलेंट मिलेगा जो कि 0 1 हो जाएगा। 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 0 1। नेक्स्ट कंडीशन में हम मान रहे हैं y2 हमारा हाई है। अब y2 हाई है और हम मान रहे हैं इस समय y3 0 है। अब y2 y1 कुछ भी हो हमें नहीं देखना, डोंट केयर है ये हमारे लिए। क्यों, क्योंकि y3 के कंपैरिजन y2 के कंपैरिजन में y1 और y0 की प्रायोरिटी क्या है, कम। तो ये सर्किट क्या करेगा, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा 1 0 और वैलिड कंडीशन चली रही है हमारी। नेक्स्ट में अब हम मान रहे हैं y3 1 है, y3 हाई है, तो बाकी सारे इनपुट कुछ भी हो हमें देखना ही नहीं, आउटपुट पे क्या मिलेगा, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यानी कि 1 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ डोंट केयर कंडीशन भी आ गई, ये आ गई डोंट केयर कंडीशन। तो डोंट केयर कंडीशन का के मैप कैसे बनता है, देखो यहाँ पर दिखा देते हैं। ये डोंट केयर कंडीशन होती है। डोंट केयर कंडीशन वो होती है जिनको आप 1 माने या 0 माने, आपकी मर्जी, क्योंकि इनको 1 या 0 मानने से सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इसको 0 मान लो या इसको 1 मान लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब y1 की प्रायोरिटी हाई है तो भैया y1 का बोलबाला है, तो बाइनरी आउटपुट जो मिलेगा वो किसका मिलेगा, y1 के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, चाहे y0 0 हो 1 हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डोंट केयर कंडीशन में जब हम ग्रुप बनाते हैं ना, तो आप इनको 1 मान के भी कंसिडर कर सकते हो या 0 मान के भी कर सकते हो, जैसे आपका काम बनता हो वैसे आप इनको ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हो। जैसे यहाँ इन डोंट केयर कंडीशन को ऑक्टेट मान के हमने कंसिडर किया है, तो इस तरीके से a0 का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ये आ गया, a1 का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ये आ गया। अब a0 a1 के सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन से हमने इसका क्या बना दिया, लॉजिक सर्किट बना दिया। अब एनकोडर का ठीक अपोजिट जो काम करते हैं वो होते हैं डिकोडर, यानी डिकोडर हमारे ऐसे कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कि कोडेड इन्फॉर्मेशन को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आते हैं। तो जैसे हमारे एनकोडर थे ठीक वैसे ही हमारे डिकोडर होंगे। एनकोडर में आपको पता है नंबर ऑफ इनपुट थी 2 की पावर n और आउटपुट कितनी थी हमारी n। डिकोडर में उल्टा हो जाएगा, डिकोडर में नंबर ऑफ इनपुट कितनी हो जाएंगी n और आउटपुट कितनी हो जाएगी 2 की पावर n। यानी डिकोडर एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कि n इनपुट ऑफ डेटा को या n बिट के कोड को 2 की पावर n आउटपुट में चेंज कर सकता है। तो जैसे एनकोडर है ठीक वैसे ही हम उनके डिकोडर पढ़ेंगे। एक एनकोडर सर्किट हमने पढ़ा जो कि हमारे 8:3 एनकोडर था, जो कि 8 इनपुट लाइन को 3 बिट के बाइनरी कोड में चेंज कर रहा था। अब यहाँ इसका ठीक उल्टा, यानी 3 बिट के बाइनरी कोड को जो ऑक्टल डिजिट में चेंज कर दे वो हमारा 3:8 डिकोडर कहलाएगा। तो 8:3 डिकोडर जो है इसका ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। इसकी 3 जो बिट होंगी S0 S1 S2 जो कि हमारी क्या है बाइनरी बिट है, और ये हमारी 8 आउटपुट जनरेट करेगा जो कि हमारी 8 ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी D0 से D7 तक मतलब है ऑक्टल का 0 से लेके 7 तक, ऑक्टल का 0, ऑक्टल का 1, ऑक्टल का 2। अगर ये बराबर हमारा किसके होगा ऑक्टल के 0 के तो 0 वाली हाई हो जाएगी। अगर ये बराबर होगा ऑक्टल के 1 के तो 1 वाली हाई होगी, ऑक्टल के 3 के 2 के तो वही रेस्पेक्टिव आउटपुट हमारी हाई होगी, बाकी सब क्या रहेंगी लो रहेंगी। इसमें ई पिन का भी इस्तेमाल किया गया है। ई मतलब इनेबल। नॉर्मली जितने भी एनकोडर डिकोडर मल्टीप्लेक्सर या फिर हमारे कंपैरेटर सर्किट है ये सभी आईसी फॉर्म में अवेलेबल है। यहाँ तो हम इनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इनका सर्किट देख रहे हैं, बाकी मार्केट में ये आईसी की फॉर्म में अवेलेबल है। तो इन आईसीज को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए इनमें इनेबल का फंक्शन भी होता है जो यहाँ पर दिखा रखा है। तो यहाँ इनेबल पिन दे रखी है इसके ट्रुथ टेबल में,
पॉसिबल कॉम्बिनेशन में इनपुट के क्या हो जाएंगे 8, तो 3 इनपुट थी S0 S1 S2 ये रही, पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 8, 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 0 1 0 1 0 1। यहाँ हमने इनेबल का फंक्शन भी लिया है, तो अगर इनेबल 0 है तो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, आउटपुट क्या रहेगी 0 0 ही रहेगी। अगर इनेबल 0 है तो इनपुट कुछ भी हो आउटपुट क्या रहेगा 0 0 ही रहेगा। जब इनेबल हमारी 1 होगी, यानी इस चिप को आप इनेबल एक्टिवेट करेंगे, तब हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ये चेक करेगा। तो जब 0 0 0 है तो मतलब डेसिमल पे आपका कौन सा मिलेगा D7 हाई मिलेगा। जब 0 0 1 1 है तो क्या मिलेगा डेसिमल ऑक्टल का हमारा D6। इसी तरीके से D5, तो आप देख रहे हैं कभी यहाँ पर हमें D1 D7 फिर D6 फिर D5 फिर D4 D3 D2 D1 और D0। तो हम देखते हैं डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट पे ये इन बाइनरी बिट्स को सूटेबल ऑक्टल नंबर में, ऑक्टल डिजिट में चेंज कर रहा है। ठीक इसी तरीके से जैसे हमने डेसिमल टू बीसीडी पढ़ा था, वैसे ही अब बीसीडी कोड को वापस डेसिमल में चेंज करने के लिए जो डिकोडर यूज करते हैं वो हमारा बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर या हमारा 4:10 डिकोडर कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा डिकोडर वैसे ही बन जाएगा। अब यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में ऐसे पूछ लिया जाता है कि आपको कॉम्बिनेशन सर्किट का रियलाइजेशन करना है, आपको कोई सर्किट का एक्सप्रेशन दे दिया गया हो, आपको सर्किट का रियलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर या डिकोडर करना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि एकेटीयू में आपसे पूछा गया है, इंप्लीमेंट द फंक्शन f इज टू समेशन ऑफ m, यानी मिन टर्म्स में दे रखा है, यानी एसओपी पे आप इसको सॉल्व करेंगे 0 1 3 4 5 7 8 9 11 14 15 यूजिंग 8:1 मक्स। तो हम इसका क्या बनाएंगे ट्रुथ टेबल बनाएंगे, और फिर ट्रुथ टेबल से हम देखेंगे कि हम इसे कैसे मक्स की हेल्प से बना सकते हैं। तो यहाँ समेशन ऑफ m यानी मिन टर्म्स दे रखी है। अब हमें ये नहीं पता, ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज पता होना चाहिए, ट्रुथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल पता होना चाहिए। वेरिएबल दे नहीं रखे, लेकिन मिन टर्म्स कहाँ दे रखी है 15 तक दे रखी है। मिन टर्म्स 15 होने का मतलब है आप 4 वेरिएबल इसको मान सकते हैं। तो 4 वेरिएबल हो गए ए बी सी डी। तो क्या हो गए, कौन कौन से आउटपुट पर 1 है, 0 पे 1 पे गिरा, हमने सारे ये मार्क कर लिए, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन सारे के सारे इसके लिख लिए, पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखे हैं, ट्रुथ टेबल नहीं है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लिए। क्या हो गया हमारा 0 0 0 होंगे, या फिर 0 0 1 होगा, 0 0 1 0, या फिर ये वैसे भी याद कर सकते हैं 8 बार 0 8 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 0 1 0 1 0 0। ये बड़ा मुश्किल लगता है जब स्टूडेंट शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो ट्रुथ टेबल के कॉम्बिनेशन ही याद नहीं होते। तो उसकी बड़ी सिंपल ट्रिक है, ऐसे याद रखा करो, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो पहले वेरिएबल के लिए उसका आधा कर दो। 16 कॉम्बिनेशन है तो 8 बार 0 8 बार 1, उसके अगले के लिए उसके आधा कर दो, 4 बार 0 4 बार 1, उसके अगले के लिए उससे आधा कर दो, 2 बार 0 2 बार 1, उससे अगले के लिए उसका आधा कर दो। तो जो भी दे रखा हो पॉसिबल कॉम्बिनेशन उस हिसाब से इसके आप भर देंगे। अब यहाँ हमें इसे बनाना है 8:1 मक्स से। 8:1 मक्स जो होता है उसमें नंबर ऑफ इनपुट होती है 8 और सेलेक्ट लाइन कितनी होती है हमारी 3। तो बेसिकली आपने देखा है कि मक्स में जो रोल प्ले था इंपॉर्टेंट वो किसका था, सेलेक्ट लाइन का। इनपुट नहीं देख रहे थे हम, इनपुट क्या है, इनपुट का वैल्यू कितना है, 1 है 2 है 0 है, क्या है हम नहीं देख रहे थे। हम क्या देख रहे थे, सेलेक्ट लाइन, यानी मल्टीप्लेक्सर जो काम करता है वो किस पर काम करता है, सेलेक्ट लाइन के कॉम्बिनेशन पर। तो यहाँ हम मानेंगे कि जो हमारे ए बी सी डी 4 ही वेरिएबल है, इनमें से बी सी डी हमारे सेलेक्ट लाइन की तरह काम करेंगे और ए जो है वो हमारे इनपुट लाइन की तरह काम करेगा। Here a variable is taken as input and rest of the variable B, C, D are taken as select lines. A is normal variable for the min terms 8 to 15. तो min term 8 से लेके 15 तक, यहाँ से यहाँ तक के लिए आप देख रहे हैं क्या, A हमारा 1 है और यहाँ से यहाँ तक के लिए A क्या है 0। तो ये हो गया A बार और ये क्या हो गया A। तो हम देख रहे हैं min terms 0 से लेके 7 तक वेरिएबल क्या हो जाएगा A बार, और 8 से लेकर 15 तक के नॉर्मल वेरिएबल का यूज करेंगे जो कि है A। अब इसकी हम टेबल प्रिपेयर करेंगे जिसमें हमने 8 के 8 जो इनपुट है I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 को ऊपर लिख लिया। A की 2 कंडीशन होंगी, A0 A यानी 0 होगा या 1 होगा, 0 है तो A बार और 1 है तो हम इसे A लिखेंगे। अब ये मिन टर्म सारी लिख दी, 0 1 2 3 4
तो ए बार के लिए कहाँ से लेके मिन टर्म्स थी, 0 से लेके 7 तक, ए के लिए 8 से लेकर 15 तक सब लिख दिया। अब हम देखेंगे कौन कौन सी मिन टर्म हमारी 1 है, तो कौन कौन सी 1 थी, ये लिख दिया एक्सप्रेशन फिर से f इजिकल्स टू समेशन ऑफ मिन टर्म 0 1 3 4 7 8 11 14 15। तो हमने 0 को 1 को 3 को 4 को 7 को 8 को 9 को 11 14 15 इन सबको क्या कर दिया, एनसर्कल कर दिया, सर्किल में बंद कर दिया। ठीक, अब हम देखेंगे दोनों ही हमारे क्या है मिन टर्म्स मिल रही है, यानी इनके लिए हमारा क्या होगा 1 होगा वैल्यू। दोनों मिन टर्म्स हमें मिल रही है, 9 भी 1 भी, इनके लिए वैल्यू क्या होगा 1। दोनों में से कोई भी नहीं मिल रही मिन टर्म, यानी इनके लिए आउटपुट क्या होगा हमारा 0। दोनों मिन टर्म्स मिल रही है तो इनके लिए आउटपुट क्या होगा 1। दोनों में से एक मिल रही है, एक नहीं मिल रही, कौन सी मिल रही है, ए बार, तो हमने ए बार को नोट कर लिया। दोनों नहीं मिल रही तो 0, दोनों में से एक नहीं मिल रही, एक मिल रही है, जो मिल रही है उसका एक्सप्रेशन लिख लो ए, दोनों मिल रही है तो 1। अब हम इससे इसका सर्किट रियलाइजेशन बनाएंगे। तो हमने जो बी सी डी थी उसको तो 8:1 में सेलेक्ट लाइन से फीड करा दिया, और अब हम देखेंगे कौन से वेरिएबल को हमें कहाँ कनेक्ट करना है। तो I0 किससे कनेक्ट होगा 1 से, I0 कौन से लॉजिक से कनेक्ट होगा 1 से, I1 भी किससे कनेक्ट होगा 1 से, I2 किससे कनेक्ट होगा 0 से। तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, इन्वर्टर गेट लगा दिया, तो लॉजिक 1 को किसमें बदल देगा 0। I3 कहाँ कनेक्ट होगा 1 से, तो I3 को भी हमने 1 से कनेक्ट कर दिया। I4 कहाँ कनेक्ट होगा ए बार से, तो I4 को कनेक्ट करा हमने ए के बार से, ए के आगे इन्वर्टर लगा दिया। I5 को 0 से, तो I5 पर भी हमने एक इन्वर्टर गेट लगा दिया। I6 को हमने करा ए से, तो I6 को हमने कर दिया किससे, I6 को ए से, यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और I7 को 1 से, तो I7 को उठा के 1 से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमने 8:1 मक से इस सर्किट का रियलाइजेशन कर दिया। अब हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट में ही इंपॉर्टेंट जो शुरू हो जाते हैं वो है अरिथमेटिक सर्किट। हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट्स की ऐसी कैटेगरी जिनका यूज हम डिफरेंट अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं उनको अरिथमेटिक सर्किट कहते हैं। तो इन सर्किट्स को हम कॉम्बिनेशनल अरिथमेटिक सर्किट्स कहते हैं, यानी कॉम्बिनेशन सर्किट्स में स्पेशली ऐसे सर्किट जिनका यूज हम अरिथमेटिकल ऑपरेशन के लिए करते हैं उनको हम कॉम्बिनेशनल अरिथमेटिक सर्किट्स कहते हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट सर्किट है हमारे एडर और सबट्रैक्टर। तो नाम से पता चल रहा है एडर सर्किट जिसका यूज हम बाइनरी एडिशन के लिए करते हैं, यानी बाइनरी नंबर्स को जब ऐड करना हो तो जो सर्किट आप यूज करेंगे वो हमारा एडर, और सबट्रैक्टर यानी ऐसा सर्किट जो कि हमारी बाइनरी नंबर्स को सबट्रैक्ट करने के काम आता है। तो ये हमारे एडर जो है, सबसे पहले एडर को समझेंगे। तो एडर हमारा एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कि हमारे बाइनरी नंबर्स को ऐड करने में कैपेबल होता है। एडर को अगर हम देखें नंबर ऑफ बिट्स के बेसिस पर ये हमारा दो टाइप का होगा, हाफ एडर और फुल एडर। हाफ एडर हमारा एक ऐसा एडर सर्किट होता है जो कि सिंगल बाइनरी बिट के, यानी एक नंबर ए है जिसमें सिंगल बिट है, दूसरा नंबर बी है उसमें भी सिंगल बिट है, इनको ऐड कर सकता है। तो इसकी दो इनपुट क्या होंगी, ए और बी, जहां ए सिंगल बिट का बाइनरी नंबर है और बी भी हमारा सिंगल बिट का बाइनरी नंबर है। ये हमारी दो आउटपुट जनरेट करेगा, एक सम और एक कैरी। सम क्या होगा, वो रिजल्ट होगा जो इन्हें ऐड करने के बाद मिलेगा, और कैरी एक्स्ट्रा बिट जो प्रोड्यूस होती है। कई बार जब हम सिंगल बिट का एडिशन करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा बिट भी मिलती है। कंडीशन बताई थी 1+1 वाली, जब 1 में 1 को ऐड करते हैं बाइनरी का 1+1 बराबर होता है 1 0 के, जहाँ 0 क्या होता है सम और 1 क्या था कैरी। बड़ी अजीब है बाइनरी, क्योंकि हमें तो भाई ये पता है डेसिमल में 1+1 2 होता है, लेकिन बाइनरी में 1+1 1 0 होता है। तो बाइनरी में 1+1 10 के होता है, तो आपको पता है 1 और 1 2 होता है, लेकिन बाइनरी में एक और एक क्या होता है 10 होता है। तो यहाँ पर 1+1 जब करेंगे तो उस कंडीशन में सम और कैरी दोनों आपको मिलते हैं। तो बेसिकली हाफ एडर में हम देखते हैं दो इनपुट और दो ही हमारे आउटपुट होते हैं। और ये जो हमारा एडर सर्किट है ये बाइनरी एडिशन रूल पर काम करता है, और बाइनरी एडिशन रूल में आपको पता है 4 पॉसिबल कंडीशन होंगी, 0+0, 0+1, 1+0 और 1+1। उसी के बेसिस पर हमने इसकी ट्रुथ टेबल प्रिपेयर कर दी। तो इसकी दो इनपुट ए और बी, दो आउटपुट सम और कैरी। 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 तो सम भी 0 कैरी भी 0, 0 1 तो सम 1 कैरी 0, 1 0 तो सम 1 कैरी 0, 1 1 1 तो सम 0 कैरी 1। तो इसके बेसिस पर हमने सम और कैरी का के मैप प्रिपेयर किया। तो सम और कैरी का जो के मैप प्रिपेयर किया उससे हमें सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन सम का मिला ए एक्सॉर बी। इसी तरीके से जब कैरी का करेंगे तो हमें मिलेगा कैरी का एक्सप्रेशन ए एंड बी। तो यहाँ कैरी का के मैप आ गया, तो यहाँ हमने
हाफ एडर का सर्किट डायग्राम बना लिया। हाफ एडर में सम हमें मिलेगा एक्सोर गेट से और कैरी हमें मिलती है एंड गेट से। इसी के तरीके से दूसरा एडर है फुल एडर। फुल एडर हमारा ऐसा सर्किट है जो कि हमारे प्रीवियस स्टेज से मिलने वाली कैरी को भी ऐड करने के लिए कैपेबल होता है। यानी यहाँ तो हमने ये जो अभी हाफ एडर पढ़ा, ये सिंगल सिंगल बिट की 2 बाइनरी को ऐड कर सकता है, लेकिन फुल एडर एक ऐसा सर्किट है जो कि 3 बाइनरी बिट को ऐड कर सकता है। यानी बिट ए बिट बी को तो ऐड करेगा ही, लेकिन प्रीवियस स्टेज से जो कैरी मिली है उसको भी ये इंक्लूड कर सकता है। तो जहां हमारा हाफ एडर काम नहीं कर पाता वहां फुल एडर का यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे केस जहां पर हमारा 2 बिट का एडिशन करने पर एक्स्ट्रा बिट प्रोड्यूस हो जाती है यानी कैरी आ जाती है, तब वहां हमारा हाफ एडर काम नहीं कर पाता। तो फुल एडर हमारा एक ऐसा एडर है जो कि सिंगल सिंगल 3 बिट की बाइनरी को ऐड कर सकता है। तो इसकी 3 इनपुट होंगी ए बी सी, जहां ए और बी वो बिट है जिनको ऐड करना है और सी प्रीवियस स्टेज से मिलने वाली कैरी। आउटपुट 2 ही होंगी, वही सम और कैरी। तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनपुट के हो जाएंगे हमारे कितने 2 की पावर 3 यानी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1। तो ऐसे हमने टेबल प्रिपेयर की। सम और कैरी निकालेंगे, जब तीनों 0 तो सम भी 0 कैरी भी 0। 0 प्लस 0 0, 0 में 1 जोड़ा तो सम 1, कैरी क्या हो गया 0। बाइनरी एडिशन कर रहे हैं वही हमारा। 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, 1 में 0 ऐड करा तो रिजल्ट क्या आया 1, कैरी क्या रही 0। 0 में 1 को ऐड किया, सम क्या आया 1, 1 में अगला 1 ऐड करेंगे तो सम क्या आएगा 0 कैरी 1। 1 में 0 को ऐड किया 1, 1 में 0 को ऐड किया 1, तो सम क्या आया 1 कैरी 0। 1 में 0 को ऐड किया तो सम क्या आया 1, 1 में 1 को ऐड किया सम 0 कैरी 1। 1 में 1 को ऐड किया तो 1 0 आ गया, 1 0 में 0 ऐड करी तो 0 सम और कैरी 1। ट्रिपल 1 की कंडीशन में मैंने बताया था सम भी 1 और कैरी भी क्या आती है 1। इन दोनों के लिए सम और कैरी के लिए हमने इसका भी के मैप ड्रॉ किया और इस के मैप से इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाल कर हमने इसका क्या बना लिया लॉजिक रियलाइजेशन यानी इसका सर्किट डायग्राम बना लिया। तो ये इसका क्या हो गया सर्किट डायग्राम। अब यूजुअली हम एक फुल एडर को 2 हाफ एडर की हेल्प से भी बना सकते हैं, यानी कि अगर आपको 2 हाफ एडर आपके पास हो तो उन 2 हाफ एडर को जोड़कर भी आप उसका यूज फुल एडर की तरह कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम कैसे फुल सब्ट्रैक्टर बना सकते हैं बताया। अब नेक्स्ट है हमारा एडर बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्टर क्या होता है। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट बाइनरी ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन। जिस तरीके से हम बाइनरी नंबर को ऐड करते हैं ठीक उसी तरीके से बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो कॉम्बिनेशन सर्किट हम यूज में लाते हैं वो हमारा सब्ट्रैक्टर कहलाता है। तो सब्ट्रैक्टर इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट व्हिच इज यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट 2 बाइनरी नंबर्स। किन्हीं 2 बाइनरी नंबर को घटाने के लिए हम जो कॉम्बिनेशन सर्किट यूज में लाते हैं उसको हम सब्ट्रैक्टर कहते हैं। और सब्ट्रैक्टर भी हमारा काइंड ऑफ अर्थमेटिक सर्किट है, तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन अर्थमेटिक सर्किट है। तो यहाँ मान लीजिए 2 बाइनरी नंबर ए और बी हैं जिनको आप घटाना चाहते हैं। यहाँ एडर आगे भी आएंगे, या सब्ट्रैक्टर तो नहीं है, एडर का पोर्शन आगे भी दे रखा है। यहाँ जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम बिट बाय बिट ही करते हैं। तो सब्ट्रैक्टर या एडर आप देखेंगे जो ए है वो भी सिंगल बिट है, बी जो नंबर है वो भी सिंगल बिट है। सब्ट्रैक्शन में भी जो इनपुट होंगी ए और बी, ए भी सिंगल बिट है बी भी सिंगल बिट है। तो यहाँ हमारा सब्ट्रैक्टर भी 2 टाइप का हो सकता है। जैसे हमने एडर पढ़ा 2 टाइप होते हैं, हाफ एडर फुल एडर, ठीक वैसे ही सब्ट्रैक्टर भी हमारा 2 टाइप का होता है, हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। तो सब्ट्रैक्टर हमारा 2 टाइप का हो जाएगा, हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। क्लियर। तो यहाँ भी हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। हाफ सब्ट्रैक्टर यानी जो 2 सिंगल सिंगल बिट को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज में लाया जाता है वो हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर, और फुल सब्ट्रैक्टर जो कि 3 बिट का हमारा सब्ट्रैक्शन कर सकता है उसको हम फुल सब्ट्रैक्टर कहते हैं। तो हाफ सब्ट्रैक्टर में 2 इनपुट ए और बी, इसमें जो आउटपुट हो जाएंगे उनको हम डिफरेंस और बोरो से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है दोनों नंबर के बीच का अंतर, और बोरो का मतलब है जब कई बार हमारा जो सब्ट्रैंड है वो छोटा होता है तो आप एक कैरी उधार लेते हैं जिसको आप बोरो कहते हैं। तो यहाँ पर इसका के मैप वेरिएशन हमारा ये हो जाएगा। जो इसका ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल हमारा सिंपल बाइनरी सब्ट्रैक्शन पे हमने बनाया 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हमारे इनपुट वेरिएबल की जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो 4 हो जाएंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल लगाते हुए हमारे जो डी और बी आउटपुट होंगे, 0 0 में डिफरेंस भी 0 बोरो भी 0। 0 1 के केस में आपको बोरो लेनी पड़ेगी 1 और डिफरेंस क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। 1 0 के केस में डिफरेंस 1 बोरो 0।
1 के केस में डिफरेंस भी 0 और बोरो भी आपकी 0 हो जाती है। तो इसके ट्रुथ टेबल से हमने इसका के मैप बनाया, के मैप से सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाला। तो इस तरीके से डिफरेंस का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आया ए XOR बी, और हमारे बी का आ गया ए बार बी। तो हम क्या बना सकते हैं, इसका सर्किट डायग्राम भी बना लेंगे। क्लियर। अब ऐसे ही हमारा फुल सबट्रैक्टर, यहाँ पर ये गलत बन गया, मैंने पहले भी बताया था रेगुलर क्लास में, ये हाफ सबट्रैक्टर यहाँ बना है और फुल सबट्रैक्टर इधर बना है, नीचे मेंशन भी कर रखा है उसके। ठीक है, तो फुल सबट्रैक्टर जो हमारा सबट्रैक्टर जिसमें 3 बिट होंगी सबट्रैक्शन में शामिल, 3 बिट एबीसी होंगी, आउटपुट जो होगी वो डिफरेंस और बोरो हो जाएगी। डिफरेंस यानी दोनों को घटाने पर जो रिजल्ट आएगा उसे आप डिफरेंस कहेंगे, और कई बार सबट्रैक्शन में एक कैरी बिट जो आप लेते हैं उसको आप बोरो कहते हैं। तो इसके तीन वेरिएबल हो जाएंगे, ए बी और बी इन। प्रीवियस बोरो जो है उसको आप यहाँ से हटाएंगे, तो 0 0 से लेकर 1 1 तक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 2 की पावर 3, यानी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप लिखेंगे। और फिर वही बाइनरी सबट्रैक्शन लगाते हुए आप इनका सबट्रैक्शन करेंगे, 0 में से 0 जाएगी 0, 0 में से 0 जाएगी डिफरेंस 0, बोरो भी 0। तो हम ऐसे इसकी टेबल प्रिपेयर करेंगे, और फिर टेबल प्रिपेयर करने के बाद हम इसका के मैप और के मैप से इसका लॉजिक रियलाइजेशन करेंगे फुल सबट्रैक्टर का भी। तो ये हमारा फुल सबट्रैक्टर का के मैप सिंप्लीफिकेशन और उसका लॉजिक रियलाइजेशन जो है वो यहाँ पर दिखा दिया। अब जैसे कि मैंने बताया था, हमने जो एडर पढ़े, सिंपल एडर अभी जो पढ़े, जिसमें हमने हाफ एडर फुल एडर पढ़ा, तो इसमें एक और एडर है जो कि सीरियल एडर। सीरियल एडर क्या है, जैसे कि जब हम किसी बाइनरी नंबर की बात करते हैं, अभी तो हमने जो हाफ एडर फुल एडर पढ़ा उसमें तो हमने देखा जो नंबर ए था उसमें भी सिंगल बिट थी, जो नंबर बी था उसमें भी सिंगल बिट थी। लेकिन ऐसा होता नहीं, बाइनरी नंबर हमारा n बिट का बाइनरी नंबर होता है। जैसे हो सकता है बाइनरी नंबर 4 बिट का हो, बाइनरी नंबर 8 बिट का हो, बाइनरी नंबर 16 बिट का हो। तो हमारा बाइनरी नंबर हमेशा तो सिंगल बिट का नहीं होगा, 2 बिट का, 3 बिट का, 4 बिट का, 16 बिट का, 8 बिट का हो सकता है। तो जो हमारे n बिट के बाइनरी नंबर्स हैं उनको ऐड करने के लिए हम एक एडर यूज में लाते हैं जिसको कहते हैं सीरियल एडर। तो ये तो बात समझ में आ गई भाई ये एडर क्यों है, क्योंकि n बिट के बाइनरी नंबर्स को हमारे ऐड कर सकता है। बट इसको सीरियल एडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नंबर जो हमारे बाइनरी नंबर में n नंबर ऑफ बिट है, सपोज हमारा एक नंबर है a, दूसरा नंबर है b, नंबर a में भी 4 बिट है और नंबर b में भी 4 बिट है, यानी नंबर a जो है इसकी बिट हो गई a0, a1, a2, a3। इसी तरीके से नंबर b जो है इसकी बिट हो गई b0, b1, b2 और b3। तो ये क्या करेगा, बिट बाय बिट, यानी पहले नंबर a की a0 बिट को पकड़ेगा या a3 को पकड़ेगा, पहले इन दोनों का एडिशन, फिर इनको पकड़ेगा, फिर इनका एडिशन, फिर इनको पकड़ेगा, इनका एडिशन, फिर इनको पकड़ेगा, इनका एडिशन। यानी ये क्या करता है, सीरियल एडर सीरियली काम करता है, बिट बाय बिट एडिशन करेगा। एक बिट को ऐड किया, ए नंबर की भी एक बिट ली, बी नंबर की भी एक बिट ली, फिर उनको ऐड कर दिया, फिर दूसरी बिट पकड़ी, यानी बिट बाय बिट एडिशन करता है। So a serial binary adder is a binary adder circuit which is used to add binary numbers in serial form, जो कि serial form में binary numbers को add करता है। In the serial adder, the two binary numbers which are added serially are stored in two shift register. इन binary numbers की bit को store करने के लिए हम shift register का use करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम दो binary number को add करें तो हमें shift register भी दो ही लेने पड़ते हैं, left shift register A and left shift register B। तो हमारे जो रजिस्टर हैं वो है रजिस्टर ए, रजिस्टर बी। द लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ द सीरियल बाइनरी नंबर इज शोन इन द फिगर। यहाँ पे इसका लॉजिक सर्किटरी दिखा रखा है। अब इसमें जो हमने पार्ट लिया उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ आपने देखा दो तो शिफ्ट रजिस्टर लगाए। शिफ्ट रजिस्टर ए का जो यूज हुआ है बाइनरी नंबर ए की बिट्स को स्टोर करने के लिए, शिफ्ट रजिस्टर बी का जो यहाँ पर यूज किया गया है वो बाइनरी नंबर बी की बिट्स को स्टोर करने के लिए किया गया है। एक इसमें एफ ए यानी फुल एडर का भी यूज किया गया है, दूसरा हमारा डी फ्लिप फ्लॉप भी यहाँ पर यूज किया गया। तो इनका काम क्या वो देख लेते हैं। पहले इसमें एक फुल एडर लगाया गया है। अब यहाँ पर शिफ्ट रजिस्टर शिफ्टिंग करेगा बिट की बिट बाय बिट, यानी जो शिफ्ट रजिस्टर है एक एक बिट करके भेजता रहेगा। लेकिन ऐड करने का काम कौन करेगा, ऐड करने का काम तो भैया उसके लिए तो एडर चाहिए होगा ना। तो हमने एक फुल एडर लगाया जो कि बिट बाय बिट इन बाइनरी बिट्स का एडिशन करेगा। तो यहाँ फुल एडर हमारे कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट जो आपको पता है, जो कि हमारा 3 बिट की बाइनरी नंबर को ऐड कर सकता है। अब जो हमारे एडिशन के बाद जो सम है वो तो हमारा वापस फीड कर दिया जाता है, शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर कर लिया जाता है, और जो कैरी है वो इस डी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू किसको भेजी जाती है, सी इन पर भेजी जाती है। जो कैरी मिली उसे हम नेक्स्ट स्टेज पे फिर एडिशन में भेज देते हैं। मान लो जैसे पहली A0 A1 को जोड़ा,
A0 A1 को जोड़ने पर जो कैरी मिली उसे कहाँ भेज दिया, अगले स्टेज पर भेज दिया। इन दोनों को जोड़ने पर जो कैरी मिली उसे अगले स्टेज पर, इन दोनों को जोड़ने पर जो मिली उसे अगले स्टेज। तो इस तरीके से जो कैरी प्रोड्यूस होती है डी फ्लिप फ्लॉप वापस उन्हें फुल एडर में फीड कराता रहता है। तो यहाँ फुल एडर का काम क्या है, इन बाइनरी बिट्स को ऐड करना। और शिफ्ट रजिस्टर का काम क्या है, ये हमारा ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं। आगे पढ़ेंगे, हमारा जो सिक्वेंशियल सर्किट होगा ना, यूनिट 3 जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। यूनिट 3 में पढ़ा रखा है हमने कि सिक्वेंशियल सर्किट में हमारे फ्लिप फ्लॉप्स, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स का यूज करके हम इनका यूज काउंटर या शिफ्ट रजिस्टर के फॉर्म में कर सकते हैं। तो शिफ्ट रजिस्टर बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जितने बिट का हमारा शिफ्ट रजिस्टर होगा उतने ही फ्लिप फ्लॉप स्टेज इसमें यूज होंगे। यहाँ आप जितने बिट का एडिशन करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप 4 बिट के बाइनरी नंबर को ऐड करना चाह रहे हैं, तो आपको 4 बिट वाले ही शिफ्ट रजिस्टर यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। और जितने बिट होते हैं शिफ्ट रजिस्टर में उतने फ्लिप फ्लॉप, यानी अगर कोई 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर है तो उसमें 4 ही फ्लिप फ्लॉप स्टेज लगी होती है। तो बेसिकली शिफ्ट रजिस्टर एक तरह का हमारा क्या होता है, सिक्वेंशियल सर्किट होता है जिसमें बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं। और इन फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो दोनों नंबर है, नंबर ए और नंबर बी, उनको इसमें स्टोर कर सकते हैं। यानी ऑगेंड और एडेंड जो है, ऑगेंड और एडेंड मतलब हमारे वो नंबर जिनको ऐड किया जाना है। तो यहाँ पे अगर हम a प्लस बी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, a प्लस बी कर रहे हैं, तो a हो जाएगा ऑगेंड यानी वो नंबर जिसमें जोड़ा जाना है, और एडेंड वो नंबर होगा जिसको जोड़ा जाना है। ठीक है, तो ऑगेंड और एडेंड क्या होता है वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब एडर में ही हमारा एक और एडर है, पैरेलल एडर। तो ये तो समझ लिया सीरियल एडर क्या है, जो बिट बाय बिट यानी सीरियली शिफ्ट रजिस्टर की हेल्प से डेटा बिट इसमें शिफ्ट होती जाती है, एडर इनको ऐड करता जाता है। डेटा फ्लिप फ्लॉप जो है, जो कैरी प्रोड्यूस होती है, उसको वापस फ्लिप फ्लॉप को देता रहता है, जिससे जो कैरी है वो अगले स्टेज के एडिशन में इंक्लूड हो जाती है, और जो इनका रिजल्ट आता जाता है वो हम शिफ्ट रजिस्टर में सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा शिफ्ट रजिस्टर काम करता है। तो हम ये तो समझ में आ गया सीरियली एडिशन हो रहा है। अब अगर हम क्या करें, हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगाएं कि जो हमारा एडर है, एडर सर्किट, वो ऐसा सर्किट हो जो n बिट के बाइनरी नंबर को पैरेलली ऐड करे। पैरेलली ऐड करने का मतलब है जितने भी नंबर ऑफ बिट उसके अंदर हो उन सारी बिट को एक ही टाइम पे ऐड कर देगी। एग्जांपल के लिए कि हमारा जो 4 बिट का अगर हम एडिशन कर रहे हैं, 4 बिट के बाइनरी नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, तो 4 बिट को एक साथ जोड़े। ऐसे ना करें कि पहले A0 A1 को जोड़ेगा, फिर कैरी आगे देगा, फिर A1 A2 A1 B1 को जोड़ेगा, फिर कैरी आगे देगा, फिर A2 B2 को जोड़ेगा, फिर कैरी आगे देगा, फिर A3 B3, ऐसे नहीं। यानी हमारा ऐसा एडर सर्किट जो कि चारों के चारों बिट को अगर एक ही टाइम पे ऐड करे। अब यहाँ तो हमने एग्जांपल लिया 4 बिट का, बाकी हमारा जो पैरेलल एडर है ये भी n बिट का एडर हो सकता है, यानी इसकी हेल्प से भी आप n बिट के बाइनरी नंबर को ऐड कर सकते हो। यानी कि ये जो हमारा पैरेलल एडर है, इट कैन पैरेलली ऐड n बिट। ये क्या हो सकता है, हमारा n बिट्स को ऐड कर सकता है, और इसमें जितनी नंबर ऑफ बिट होंगी उतने ही हमें क्या लगाने पड़ते हैं, n एडर लगाने पड़ते हैं। भाई वहां तो हमारा एक एडर से काम चल गया, भाई उसको एक बार एक कॉम्बिनेशन दिया, उसने ऐड कर दिया, फिर कभी दूसरा भी ले लो, फिर ऐड कर दिया, फिर तीसरा भी। यहाँ में क्या करना है, एक साथ सारे देने हैं। जबकि जो हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट में हमने एडर पढ़ा, वो एडर एक टाइम पे एक एक ही बिट को ऐड कर सकता है, यानी एक टाइम पे एक ही बिट जो होगी उनका एडिशन कर सकता है। अगर आप पैरेलली साइमल्टेनियसली यानी एक साथ सारी की सारी बिट्स का एडिशन चाहते हैं तो आपको उतने ही एडर लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप 4 बिट का पैरेलल एडर बना रहे हैं, तो 4 बिट के पैरेलल एडर के लिए उसमें 4 ही बिट होंगी। क्या होंगी, A0 A1 A2 A3 होंगी, बी में भी ऐसी होंगी, B0 B1 B2 B3। तो यहाँ आपको 4 ही फुल एडर लगाने पड़ेंगे। कितने फुल एडर यूज करने पड़ेंगे, 4 FA का यूज करना पड़ेगा, जिसमें एक FA हमारा इन दोनों को, FA3 इनको ऐड करेगा, FA2 इनको ऐड करेगा, FA1 इनको ऐड करेगा, और FA0 इनको ऐड करेगा। तो यहाँ 4 फुल एडर कौन कौन से, F0 FA0 FA1 FA2 FA3 आपको लगाने पड़ेंगे। चारों के चारों बिट के लिए आपको सेपरेट एडर लगाने पड़ेंगे। तो पैरेलल एडर क्या है, पैरेलल एडर हमारा एक ऐसा सर्किट है जो कि क्या करता है, अ पैरेलल एडर एड्स टू बाइनरी नंबर्स दैट हैव मोर देन 1 बिट लाइक 4 बिट और 8 बिट नंबर। इट एड्स ऑल पेयर ऑफ बिट्स एट द सेम टाइम इंस्टेड ऑफ वन आफ्टर अनदर। सीरियल
एडर की तरह ऐसे नहीं करता है कि एक बिट को ऐड करेगा, ये सारे के सारे बिट को एक टाइम पे ऐड करता है, यानी पैरेलल एडिशन करता है, तो इसलिए इसको हम पैरेलल एडर कहते हैं। इट इज मेड बाय कनेक्टिंग मैनी फुल एडर्स इन अ रो, बहुत सारे फुल एडर को अगर हम एक साथ जोड़ दें, एक फॉर्म में चेन में जोड़ दें, तो ये हमारा बन जाता है। ईच फुल एडर हैंडल्स वन पेयर ऑफ बिट फ्रॉम द टू नंबर, इन दो नंबर में से एक एक बिट के पेयर को हैंडल करने के लिए हमने अलग अलग फुल एडर का यूज किया होता है। द कैरी आउटपुट फ्रॉम वन फुल एडर गोज इनटू द कैरी इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फुल एडर, यानी पहले फुल एडर से जो आपको कैरी मिलेगी उसे आपने दूसरे में फीड करा दिया, दूसरे से जो कैरी मिली उसे तीसरे में फीड करा दिया, और तीसरे से जो कैरी मिली उसे आपने चौथे फुल एडर में फीड करा दिया। तो इस तरीके से लास्ट वाले फुल एडर से जो कैरी मिलती है वही आपकी फाइनल कैरी हो जाती है। तो हमारे n बिट के नंबर के लिए आपको n ही फुल एडर्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर पैरेलल एडर में n बिट का पैरेलल एडर दिखाया है, तो आप देख रहे हैं जितने हमारे बिट होंगे उतने ही पैरेलल एडर, FA1 FA2 FA3 FAN-1 FAN। तो यहाँ n बिट का हमारा बाइनरी नंबर है, यानी n बिट का पैरेलल एडर का एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया है। तो n बिट है तो n ही नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आपको, n ही नंबर ऑफ फुल एडर आपको लगाने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं पहला जो हमारा एडर है फुल एडर, वो बिट A1 B1 को ऐड करा, इन्होंने 0 1 2 ना लेके 1 2 3 लिया सीधे। तो नंबर बाइनरी नंबर A बाइनरी नंबर B की पहली जो बिट है उसको ऐड करने के लिए पहला एडर, दूसरी बिट को ऐड करने के लिए दूसरा एडर, तीसरी बिट को तीसरा एडर ऐड करा है। इसी तरीके से n बिट तक हमारा nth टर्म वाला जो एडर है वो हमारी nवीं बिट को ऐड कर रहा है। अब आप देख रहे हैं पहले एडर से मिलने वाली जो कैरी है वो दूसरे एडर में चली गई, दूसरे से मिली जो कैरी उसे आपने तीसरे एडर में भेज दिया, तीसरे एडर से मिलने वाली कैरी को चौथे, इसी तरीके से हमारी कैरी लास्ट स्टेज ऑफ फुल एडर तक जाती है और फाइनल कैरी आपको यहाँ से मिल जाती है, ये हमारी फाइनल कैरी है। इन बिट्स का जो एडिशन है वो आपको साथ ही साथ पैरेलल में मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करके ये रिजल्ट आया, इन दोनों को ऐड करके ये सम आया, इन दोनों को ऐड किया तो ये सम आया, इन दोनों को ऐड किया तो सम, तो सम बिट आपको इंस्टेंटली मिल रही है और फाइनल कैरी आपको लास्ट स्टेज ऑफ फुल एडर से मिल जाती है। तो ये हमारा पैरेलल एडर है जो कि इस तरीके से काम करता है। अब नेक्स्ट है बीसीडी एडर। बीसीडी आपको बताया क्या होता है, बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल होते हैं, यानी कि 4 बिट का एक बाइनरी कोड। डेसिमल डिजिट 0 से 9 तक को हम 4 बिट के बाइनरी कोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बीसीडी क्या है, 4 बिट का बाइनरी कोड है जो कि एक वेटेड कोड है और ये 8421 पर काम करता है, यानी 0 से 9 तक के जो हमारे डेसिमल डिजिट है उसे आप 4 बिट के बाइनरी कोड की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या है, बीसीडी एडर, यानी बीसीडी नंबर को ऐड करने के लिए जो सर्किट आपका यूज में लाया जाता है उसे आप बीसीडी एडर कहते हैं। बीसीडी एडिशन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारा एडिशन है वो 9 से बड़ा ना आए, क्योंकि आपको पता है बीसीडी क्या होती है, 4 बिट का जो हमारा आप ये देखते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ आप 4 बिट का इसका कोड लिखेंगे, क्या हो जाएगा 0 0 0, 1 का क्या हो जाएगा 0 0 0 1, 2 का क्या हो जाएगा 0 0 1 0, 3 का क्या हो जाएगा 0 0 1 1, ये तो रट भी गया होगा आपको, 0 1 0 0, 5 का 0 1 0 1, 6 का 0 1 1, 7 का 0 1 1 1, 8 का 1 0 0, 9 का 1 0 0 9, 1 0 0 1। तो ये हमारा डेसिमल और इस तरफ मैंने क्या लिख दिया, बीसीडी लिख दिया। ये क्या हो गया, डेसिमल का बीसीडी हमने बना दिया। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर ये देखना है कि जब हमारी डेसिमल डिजिट 9 से बड़ी हो जाती है, जब हम कहाँ जाते हैं 10 पे, उसके बाद जाते हैं 11 पे, उसके बाद जाते हैं 12 पे या सो ऑन, ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं फॉर ईच डेसिमल डिजिट यू हैव टू राइट डाउन अ 4 बिट बीसीडी कोड, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट आ गई तो अब हमारा जो बीसीडी हो जाएगा वो 8 डिजिट का हो जाएगा। कैसे, 0 के लिए लिखेंगे 0 0 0, 1 के लिए अलग लिखेंगे 0 0 0 1, इसी तरीके से 11 के लिए भी 0 0 0 1 और इस वाले 1 के लिए भी 0 0 0 1। 1 2 के लिए क्या लिखेंगे, 1 के लिए अलग लिखा 0 0 0 1 और 2 के लिए क्या हो जाता है 0 0 1 0। यानी हम देखते हैं जैसी डेसिमल डिजिट हमारी 9 से बड़ी होती है तो हमारे बीसीडी कोड की लेंथ 4 बिट से 8 बिट की हो जाती है ना। तो जब हम बीसीडी एडिशन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि बीसीडी एडिशन में हमारा जो सम है
वो ग्रेटर देन 9 इक्वल टू 9 आ रहा है या नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ कैरी तो कोई प्रोड्यूस नहीं हो रही, कैरी प्रोड्यूस होने का मतलब है एक्स्ट्रा बिट मिल रही है, और जैसी एक्स्ट्रा बिट यहाँ मिलती है तो यानी हमें अलग से 4 बिट का कोड फिर बनाना है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है कि नंबर 5 to 6 के लिए सेपरेट बीसीडी कोड है, 6 के लिए अलग है, 2 के लिए अलग है और 5 के लिए अलग है। तो जब हम एडिशन करते हैं, एग्जाम्पल लिया, नंबर है हमारा क्या 6 और 3, जहां डेसिमल नंबर 6 और इसका एक और डेसिमल नंबर हमने लिया 3, तो डेसिमल 6 का बीसीडी हो जाएगा 0110। तो हमने माना एक बीसीडी कोड है जो कि 0110 है, इसमें ऐड करना है 0011। तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 1, ये 0, ये 0 और ये 1। तो हम देख रहे हैं ये हमारा किसके लिए आ गया, 9 के बराबर आ रहा है। तो जब हमारी कंडीशन क्या है कि सम इक्वल्स टू क्या है 9 और कोई कैरी प्रोड्यूस नहीं हो रही, आप देख रहे हो कोई एक्स्ट्रा कैरी आपको नहीं मिल रही और सम क्या आ रहा है आपका 9 के बराबर आ रहा है। ये जो है 1001 किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो इस केस में आपका जो बीसीडी है, जो आपका एडिशन आया वो वैलिड एडिशन है, बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन है जब सम ग्रेटर देन 9 विद कैरी, जब नंबर ऐड करें आप दो बीसीडी नंबर को और सम जो हो इससे बड़ा आ जाए 1001 से। देखो कैसे, नंबर है 6 और 8, 6 और 8 का अगर हम डेसिमल एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 14। अब 6 का बीसीडी हो जाएगा 0110, 8 का बीसीडी हो जाएगा 100। जब हम इन्हें ऐड करेंगे, बाइनरी एडिशन से ही करते हैं, बीसीडी का एडिशन भी बाइनरी एडिशन से ही होता है, 000 101 101 011। तो ये क्या आ गया हमारा 14 का, तो भैया क्या आ जाना चाहिए था, अगर मैं 14 का लिखने लगूं तो 14 का बीसीडी ये आना चाहिए था 001 और 0100, इसका भी 0001 और 00, तो ये आना चाहिए था आंसर, तो ये आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आ रहा। तो ये आंसर क्या है आपका, इनवैलिड आया है, ये बीसीडी नंबर जो आपका आया गलत आया। तो जब हमारी ये कंडीशन आ जाए कि सम ग्रेटर देन क्या बैठ रहा हो 9, जैसे 6 में 8 को जोड़ेंगे तो 9 से बड़ा नंबर आएगा 14, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस इनवैलिड बीसीडी नंबर में हम 6 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 6। तो जो हमारा ये इनवैलिड नंबर आया था, ये नंबर था क्या, एडिशन करने पे 1110 आया था, तो इसमें क्या करेंगे 6 ऐड, 6 का मतलब है बीसीडी का 6, और बीसीडी का 6 क्या हो जाएगा 0110 ऐड करेंगे। तो इस इनवैलिड बीसीडी में जब हम 011 ऐड करेंगे तो जो तब अब जो आंसर आएगा वो हमारा वैलिड आएगा। तो आप देख रहे हैं अब आपका सही आंसर आया। समझने वाली बात है, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है भैया। 8 और 6 14 होता है, 14 होता है, लेकिन यहाँ तो बीसीडी कुछ और ही बता रहा है। तो एक्चुअली में 14 हमारा, जब हम बीसीडी को ऐड कर रहे हैं तो 14 कब आएगा, 1 के लिए सेपरेट लिखोगे आप कोड बीसीडी का, 4 के लिए अलग लिखोगे। तो बीसीडी में जब आपका सम ग्रेटर देन 9 आ जाता है तो उस कंडीशन में आप जो रिजल्ट आपको मिलता है वो इनवैलिड बीसीडी होता है। तो उसे वैलिड बनाने के लिए उसमें 0110 आप ऐड करते हैं। तीसरी कंडीशन, जब आपका सम 9 से बड़ा नहीं आ रहा, 9 के बराबर ही आ रहा है, पर क्या आ रहा है उसमें कैरी मिल रही है। पहली कंडीशन जो थी उसमें हमारा सम इक्वल्स टू, जब 9 से छोटा है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जब हमारा सम 9 से छोटा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब पहली कंडीशन थी जब 9 के बराबर हो और कैरी 0 है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहली कंडीशन तो मैंने बता दी, जब बीसीडी को ऐड करने पर सम आपका लेस देन 9 आ रहा हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी कंडीशन, जब सम आपका इक्वल्स टू 9 आ रहा हो और कैरी आपकी 0 हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा केस बताया, जब सम ग्रेटर देन 9 आ रहा हो तो तब तो प्रॉब्लम है, इनवैलिड बीसीडी आएगा, तब आपको उसमें 0110 ऐड करना पड़ेगा। चौथी कंडीशन है, सम आ तो 9 के बराबर ही रहा है लेकिन अब आपको कैरी प्रोड्यूस होके मिल रही है। तो यहाँ 4 केस बनेंगे, दो केस समझ लो, 2 वैलिड बनेंगे 2 इनवैलिड। 2 वैलिड कब बनेंगे, जब हमारा सम लेस देन 6 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, जब सम हमारा इक्वल्स टू 9 आ रहा और कैरी 0 आ रही है, कोई कैरी नहीं मिल रही, तो ये दोनों वैलिड कंडीशन है। अब इन दो की बात कर लेते हैं। इन दोनों में क्या है, पहला जब सम ग्रेटर देन 9 आ रहा हो तो वैलिड नहीं है, इनवैलिड कंडीशन है। दूसरा, जब सम ग्रेटर देन तो नहीं आ रहा, बराबर आ रहा है 9 के, लेकिन कैरी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये दोनों हमारी इनवैलिड कंडीशन है। तो ये चौथी वाली कंडीशन क्या है, यही जो मैंने अभी बताई, सम इक्वल्स टू 9 है या लेस देन है बट कैरी मिल रही है, तो भी हमारी इनवैलिड कंडीशन आएगी। एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 8 और 9 को ऐड करेंगे तो 17 है, तो 8 का बीसीडी हो जाएगा 100 और 9 का हो जाएगा 1001। जब इन्हें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिला 1 0 0 और 1 1 का 0 और कैरी आगे चली गई, तो ये जो मिला हमें कैरी मिल गई।
ये जो एक्स्ट्रा बिट मिली इसे हमने क्या कहा, कैरी। तो इस केस में हम इसे चेक करते हैं क्या ये सही है, नहीं है। 17 का ये नहीं आएगा, ये गलत हो गया, ये तो 1 हो गया लेकिन ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं तो ये इनवैलिड हो गया। इस केस में इसे वैलिड बनाने के लिए फिर से इसमें क्या ऐड करेंगे, केवल 0 1 1 0 यानी 6 ऐड करेंगे। तो इस पूरे आंसर में जो हमारा इनकरेक्ट बीसीडी आया था, इसमें इधर 0 0 और इधर 0 1 1 0 यानी 6 ही ऐड करेंगे। अब जो रिजल्ट आएगा वो आपका वैलिड बीसीडी कोड आ जाएगा। तो इस तरीके से बीसीडी एडिशन क्या है ये हमने समझ लिया। आप बीसीडी, मेन बात तो ये है कि हम बीसीडी एडर आपको समझाने वाले थे, हम बीसीडी एडिशन में घुस गए। क्यों? क्योंकि बीसीडी एडर बनाने से पहले आपको बीसीडी एडिशन समझ में आना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया, बीसीडी एडिशन सिंपल बाइनरी एडिशन की तरह ही काम करता है। इसमें 4 कंडीशन होती हैं, एडिशन में 4 कंडीशन आपकी अराइज हो सकती है, 2 वैलिड और 2 इनवैलिड, वो हमने समझा दिया। इनवैलिड कंडीशन आने पर या इनकरेक्ट बीसीडी आने पर आपको उसमें 0 1 1 0 यानी 6 को ऐड करना होता है। अब हम बीसीडी एडर के लिए सबसे पहले वही जो हमारा पुराना तरीका है, ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो बीसीडी कोड है वो कितने हो जाएंगे, 4 बिट हो जाएंगे, S0 S1 S2 S3। तो ये क्या है, बीसीडी एडर है, ठीक है। बीसीडी एडर में 4 हमारी बीसीडी बिट होंगे जिनको हमने रिप्रेजेंट करा S0 S1 S2 S3। हर एक बीसीडी नंबर में 4 बिट आपको जरूर मिलती है। तो इन 4 बिट को ऐड करने पे हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। जब हम चारों 0 0 लेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0। इसी तरीके से जब हम मिलेंगे तो हमें आउटपुट 0। तो हम देखते हैं हमें अलग अलग आउटपुट मिलता है जब हम इन बिट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमें इंपॉर्टेंट बात, हमें यहाँ ये जो लॉजिक सर्किट हम बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें मेरे ध्यान रखनी है। ट्रुथ टेबल समझाने से पहले एक चीज समझा दूं, बीसीडी एडर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। पहली बात, यहाँ तो ये सारी कंडीशन को सम अप किया गया है। क्या? पहला है समराइज द बीसीडी एडिशन। पहला है बीसीडी ऐड 2 बीसीडी नंबर्स यूजिंग ऑर्डिनरी बाइनरी एडिशन। सिंपल बाइनरी एडिशन रूल लगाकर ही आपको बीसीडी नंबर को ऐड करना है। दूसरा है इफ 4 बिट सम इज इक्वल टू और लेस देन 9 नो करेक्शन इज नीडेड। जब आपका सम या तो 9 के बराबर आए या 9 से लेस आए तो आपको कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, और यानी कि सम आपका प्रॉपर बीसीडी फॉर्म में है। इफ द 4 बिट सम इज ग्रेटर देन 9 और इफ कैरी इज जनरेटेड, या तो 9 से बड़ा आ जाए या 9 से कम आ रहा है लेकिन कैरी जनरेट हो रही है, तो उस समय आपका सम क्या है, इनवैलिड। उसे वैलिड बनाने के लिए आपको उसमें 0 1 1 0 ऐड करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट है बीसीडी एडर बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। ये तो हमने बीसीडी एडिशन समझा। पहला तो आपको एक एडर चाहिए होगा। भाई यहाँ हमने देखा जो भी हमारी 4 बिट होगी, उन चारों बिट को ऐड करने के लिए आपको एडर तो चाहिए, क्योंकि बाइनरी एडिशन पे काम करेगा सिंपल वैसे। दूसरा, हमें एक लॉजिक सर्किट चाहिए जो कि इन कंडीशन को चेक कर पाए, जो कि ये देख पाए कि कब सम ग्रेटर देन 9 है, कब सम हमारा ग्रेटर देन लेस देन है, क्या हमारा जो सम है उसमें कैरी प्रोड्यूस हुई या नहीं हुई। इन सब को चेक करने के लिए आपको एक लॉजिक सर्किट भी चाहिए। तो लॉजिक सर्किट बनाने के लिए यहाँ हमने तब ये ट्रुथ टेबल तैयार किया है जो कि लॉजिक सर्किट के लिए बनाई है। तो हमारा सम कब कब ग्रेटर देन 9 आएगा वो हमें देखना है। तो यहाँ हमारी जो पॉसिबल कंडीशन है वो सारी हमने लिख दी। क्लियर? अब इससे हमने इसका सर्किट तैयार किया, जो वो सर्किट हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका केएमएफ भी बनाया। केएमएफ से सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमने एक लॉजिक सर्किट का निकाला जो कि ये चेक करेगा कि हमारा बीसीडी कोड्स को ऐड करने पर सम ग्रेटर देन 9 तो नहीं आ रहा, कैरी तो नहीं प्रोड्यूस हुई। तो उसका हमने लॉजिक सर्किट जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये यही चेक कर रहा है। बाकी आप देख रहे हो 4 बिट का आपने बाइनरी एडर लगाया है जो कि क्या कर रहा है, हमारे इन नंबर्स को ऐड करने का काम कर रहा है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ हमने 2 एडर क्यों लगाया है। पहला तो हमारा बीसीडी कोड को ऐड करने का काम कर रहा है। दूसरा एडर क्यों लगाया है, अगर हमारा इनवैलिड रिजल्ट आता है, इनवैलिड बीसीडी आता है, इनकरेक्ट सम आता है हमारा बीसीडी का, तो हमें 0 1 1 0 भी तो उसमें ऐड करना है। तो 2 एडर हमने इसलिए इसमें लगाए हैं। क्लियर?
अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक इसका, इस यूनिट का, बैरल शिफ्टर क्या होता है। ऑल्दो बैरल शिफ्टर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, बट एग्जामिनेशन में आपसे मे बी शॉर्ट नोट के फॉर्म में ये पूछ लिया जाए, इसलिए बैरल शिफ्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बता रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी बेसिकली सर्किट्स की बात की है, कॉम्बिनेशन सर्किट्स की, उसमें हम कई बार देखते हैं कि हमें अपने डेटा को शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि शिफ्ट रजिस्टर के बारे में बात की कि शिफ्ट रजिस्टर हमारा एक सिक्वेंशियल सर्किट है जो कि हमारे डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स को फॉर्म ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को बना के आपस में कनेक्ट करके कास्केडेड फॉर्म में हम शिफ्ट रजिस्टर बनाते हैं। आगे भी जैसे कि मैंने बताया यूनिट 3 में आप देखेंगे, तो यूनिट 3 में हमारे डिफरेंट जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को जो कि कास्केडेड फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनको मिलाकर हमारे शिफ्ट रजिस्टर को हम बना देते हैं। शिफ्ट रजिस्टर से बेटर जो परफॉर्मेंस में हमारे यूज होते हैं वो हमारे बैरल शिफ्टर। तो बैरल शिफ्टर भी एक तरह का शिफ्टिंग सर्किट है, यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट जिसका यूज हम डेटा को शिफ्ट करने के लिए करते हैं, वो हमारा बैरल शिफ्टर कहलाता है। The barrel shifter is a digital circuit that efficiently performs bit shifting operation in hardware। हमारे हार्डवेयर सर्किटरी जो है उसमें डेटा को बिट बाय बिट शिफ्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट शिफ्ट्स और रोटेट्स बिट्स इन अ फिक्स्ड बिट डेटा, यानी ये हमारे एक फिक्स पैटर्न पे 8 बिट का डेटा हो, 16 बिट का डेटा हो या 32 बिट का डेटा हो, उसको ये शिफ्ट भी कर सकता है और रोटेट कर सकता है, यानी एक ही लूप में बार बार उसकी शिफ्टिंग को दोहराता रहे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रोटेट। इन अ सिंगल क्लॉक साइकिल अलोइंग फॉर फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। डेटा हमारा फास्ट जो ऑपरेशन है वो फास्टली हो पाए, उसके लिए जरूरी है कि डेटा की शिफ्टिंग जल्दी जल्दी होती रहे। भाई एडिशन, मान लो एडर की बात की थी हमने, सीरियल एडर की, तो डेटा फटाफट जा रहा है, ऐड करता जा रहा है, रिजल्ट मिलता जा रहा है। तो डेटा की शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे डिजिटल सर्किट के हार्डवेयर में। तो हमारा बैरल शिफ्टर इस डेटा को शिफ्ट करने या रोटेट कराने के काम आता है। फीचर क्या है, बैरल शिफ्टर्स आर हाई स्पीड कॉम्बिनेशन सर्किट। अब शिफ्ट रजिस्टर जो है वो सिक्वेंशियल सर्किट है, जबकि जो बैरल शिफ्टर है ये कॉम्बिनेशन सर्किट है। और कॉम्बिनेशन सर्किट्स की खासियत है कि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। क्यों? पहले तो इनमें फीडबैक यूज नहीं होता, दूसरा इनमें क्या होता है, हमारे टाइम डिपेंडेंट नहीं होते। तो बैरल शिफ्टर की खासियत यह है कि शिफ्ट रजिस्टर के कंपैरिजन में हाई स्पीड ऑपरेशन इनमें परफॉर्म किया जा सकता है, यानी ये डेटा की शिफ्टिंग शिफ्ट रजिस्टर के मुकाबले बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो बैरल शिफ्टर्स आर हाई स्पीड कॉम्बिनेशन सर्किट्स यूज्ड फॉर शिफ्टिंग और रोटेटिंग डेटा इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स allowing for efficient bit manipulation and arithmetical operation। तो हमें जब बिट में कोई चेंज करना हो, मैनिपुलेशन करना हो या कोई अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, तब हम बैरल शिफ्टर का यूज करते हैं। दे कैन परफॉर्म सेवरल ऑपरेशन। बैरल शिफ्टर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, यानी डेटा को दोनों डायरेक्शन इधर लेफ्ट और राइट में शिफ्ट कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है, और अरिथमेटिकल राइट शिफ्ट या अरिथमेटिकल लेफ्ट शिफ्ट भी इनकी कर सकता है, यानी अरिथमेटिकल यानी विद साइन भी इनको ये शिफ्ट कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे सर्किट में लेटेंसी, किसी तरह का डिले जो है उसको कम करता है, और बहुत कम हार्डवेयर की जरूरत हमें सर्किट में पड़ती है। कॉमनली यूज्ड इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, माइक्रो प्रोसेसर एंड अदर कंप्यूटिंग सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम में इसका यूज किया जाता है। बैरल शिफ्टर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप बेस्ड ऑन देयर इंप्लीमेंटेशन, यानी इनका इंप्लीमेंटेशन आप कैसे कर रहे हैं उसके बेस पर ये दो तरह का हो सकता है। पहला है हमारा मास्क बेस्ड और दूसरा है मल्टीप्लेक्सर बेस्ड। तो मल्टीप्लेक्सर बेस्ड तो आपको नाम से पता चल रहा है, जिसमें आप मक्स यानी मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हो, और मास्क बेस्ड जिसमें आप लॉजिक गेट्स का यूज करते हो। तो अगर आप अपना बैरल शिफ्टर विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स बना रहे हो, तब आप इसको मास्क बेस्ड बैरल शिफ्टर कहते हैं। और अगर आप इसका जो फैब्रिकेशन है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मक्स यानी मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से कर रहे हो, तब आप इसको मल्टीप्लेक्सर बेस्ड बैरल शिफ्टर कहते हो। तो मास्क बेस्ड क्या है, दी शिफ्टर यूटिलाइज अ सीरीज ऑफ लॉजिक गेट्स, बहुत सारे लॉजिक गेट लगाकर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। ये सेलेक्टिवली मास्क एंड पास बिट बेस्ड ऑन द शिफ्ट अमाउंट, कितनी अमाउंट में शिफ्ट करना है। सेलेक्टिव अमाउंट यानी सीधे 4 बिट को शिफ्ट कर देगा या 8 बिट को शिफ्ट कर देगा, यानी ग्रुप ऑफ बिट्स को एक बार में शिफ्ट कर दे, तो हम मास्किंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक गेट, तो इसलिए इसको मास्क बेस्ड कहते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्सर बेस्ड। अगर हम क्या कर रहे हैं, डेटा की शिफ्टिंग के लिए मल्टीप्लेक्सर का यूज कर रहे हैं, तब ये हमारा मल्टीप्लेक्सर बेस्ड बैरल शिफ्टर हो जाएगा। These shifters use a cascade of multiplexer to perform the shifting operation. Each stage of multiplexer shifts the data by power of 2। जितने जो भी हम पावर का मक्स लगा रहे हैं, जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस नंबर ऑफ बिट को, जैसे कि आपको 8 बिट की शिफ्टिंग करनी है तो 2 की पावर 3 यानी 8:1 मक्स का यूज करेंगे। बाय कंबाइनिंग द आउटपुट ऑफ दी स्टेज एनी डिजायर्ड शिफ्ट अमाउंट कैन बी अचीव्ड। जितना आपको जितनी बिट का शिफ्टिंग करना है वो आप सुटेबल मक्स लगाकर इसमें कर सकते हैं।
और इसमें जो शिफ्टिंग होती है, हम जो टाइप ऑफ शिफ्टिंग है वो सारी दे रखे हैं, रोटेट शिफ्ट, अर्थमेटिक शिफ्ट और लॉजिकल शिफ्ट। लॉजिकल शिफ्ट यानी राइट या लेफ्ट शिफ्ट करेगा, और जो एम्प्टी स्पेस है उनको ये 0 से फिल करता जाता है। मान लो बिट आगे खिसक गई तो जो उसकी जगह खाली जगह रह गई उसको 0 से फिल करेगा। नेक्स्ट है अर्थमेटिक शिफ्ट, सिमिलर टू लॉजिकल शिफ्ट बट प्रिजर्व द साइन बिट, और साथ ही साथ ये साइन बिट को भी अगर रख रहा है तो आपको पता है साइन रिप्रेजेंटेशन बाइनरी नंबर का मैंने बताया था कि 0 फॉर पॉजिटिव और 1 फॉर नेगेटिव, तो जो साइन बिट्स को भी हमारा कंटेन करे वो हमारा अर्थमेटिकल शिफ्ट। नेक्स्ट है रोटेट शिफ्ट, ये हमारा डेटा को जब एक लूप में सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करता रहे उसको रोटेट शिफ्ट कहते हैं। मल्टीप्लेक्सर बेस्ड जो हमारे बैरल शिफ्टर है उनकी डिजाइनिंग हमारी दो तरह की हो सकती है, कास्केडेड फॉर्म में और फुल क्रॉस बार सिस्टम में। फुल क्रॉस बार सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे। कुल मिला के बैरल शिफ्टर जो है हमारा एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि बहुत फास्ट स्पीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, और इसकी हेल्प से आप डेटा की शिफ्टिंग, कैश शिफ्टिंग, लॉजिकल शिफ्टिंग, अर्थमेटिक शिफ्टिंग और रोटेटिंग भी कर सकते हैं इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेटा वर्ड लेंथ। जो हमारी 8 बिट का है, 4 बिट का है, उतनी लेंथ के अकॉर्डिंग आप डेटा की शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो हमारा बैरल शिफ्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन सर्किट है। इसी के साथ आपकी ये वाली यूनिट की वन शॉट खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को आज की इस वन शॉट से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला होगा। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलर क्लास भी अटेंड की है उनको इससे बहुत अच्छा रिवीजन उनका हो गया होगा। कंप्लीट यूनिट की अगर बात करें तो कॉम्बिनेशन सर्किट्स में आप देख रहे हैं बहुत सारे ट्रुथ टेबल थे, बहुत सारे लॉजिक सर्किट्स हमने देखे, के मैप भी देखा। तो इम्पॉर्टेंट है, सारे कॉम्बिनेशन सर्किट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात है कि आपको उनका की कॉन्सेप्ट समझ में आए ताकि आप उनकी हेल्प से उसकी रिलेटिव थ्योरी और उसका सर्किट डायग्राम बना पाए। तो सर्किट डायग्राम को ज्यादा से ज्यादा बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, साथ साथ थ्योरी जितने भी हमारे टेबल हैं उन सभी का आपको रिवीजन भी जरूर करना होगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।